हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जीके पावर अप। आज के इस पावर पैक सेशन में हम बैंकिंग अवेयरनेस के साथ साथ वीकली करंट अफेयर्स और साथ में ही हम स्टैटिक जीके भी पढ़ने वाले हैं। यह एक लेक्चर ऐसा कॉम्बो है जिसमें आपकी आने वाली जो आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क या आईबीपीएस क्लर्क के एग्जामिनेशन को भी लेकर टारगेट किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को और लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिए, बहुत अच्छी न्यूज़ आपके लिए है। तो सबसे पहले हम पढ़ने क्या वाले हैं, देखिए जिसमें हम नेशनल करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेशनल करंट अफेयर के साथ साथ हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, उसके साथ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, मिसलेनियस और स्टैटिक जीके और टॉप एमसीक्यूज भी सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। लेकिन दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ लेना है, ये जी हाँ ये पेड है, हर लेक्चर की जो पीडीएफ है मैं फ्री में करता हूँ। लेकिन आप देखिए, अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो ये स्टेप्स है, इस व्हाट्सअप नंबर पे आपको मैसेज करना है पीडीएफ 15 अलॉन्ग विथ योर नेम, और सिर्फ 15 रुपए में, मतलब चाय की भी कीमत से कम आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। जब चलिए शुरू करते हैं हमारा सेशन। देखो क्या कहा गया है, ठीक है, क्या कहा गया है इस न्यूज़ में। एचडीएफसी जो है बैंक सबसे ज्यादा, HDFC has regained its top position as one of the most valuable brand in India with amazing brand value about 44.99 बिलियन यूएस डॉलर्स। अब ये जो रिपोर्ट है ये किसने लाई है, ये सबसे पहले आपका यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा। तो यहाँ पे हम बात करें तो ये कांतार ब्रांड्स, ठीक है, यहाँ पे आई है मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड। तो टोटल वैल्यू ऑफ द इंडिया टॉप 100 के जो ब्रांड्स हैं, तो आप देखिए सभी ब्रांड्स यहाँ पे टॉप 10 में आप देख रहे होंगे। तो नंबर 1 पे आया है एचडीएफसी, जिसकी ब्रांड वैल्यू कितनी है, 45 बिलियन, ठीक है, यूएस डॉलर्स। उसके बाद है टाटा कंसल्टेंसी, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी है। उसके बाद टाटा के बाद एयरटेल है, और एयरटेल के बाद इन्फोसिस, और इन्फोसिस के बाद आईसीआईसीआई। तो याद रखिए ये ऐसा पूछा जाता है कि अभी जो हाल ही में रिपोर्ट आई है उसके अनुसार कौन टॉप पे है। अगला प्रश्न आपके लिए। अब यहाँ पे मैंने इंफॉर्मेशन को एमसीक्यूज पैटर्न में लाया हूँ, राइट। क्या चीज़ है, ठीक है, क्या चीज़ है ये देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। जी हाँ, कम्युनिकेशन मिनिस्टर सेड दैट इंडिया हैज बिकेम वन ऑफ द मोस्ट कनेक्टेड सोसाइटीज इन वर्ल्ड। इंडियाज मैसिव डिजिटल इकोसिस्टम कवरिंग, अब यहाँ पे हमारे डिजिटल इकोसिस्टम के बारे में बात की जा रही है। 1.2 बिलियन टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स, 1 बिलियन इंटरनेट यूजर्स एंड 1.4 बिलियन डिजिटल आइडेंटिटीज वाज नोटेड बाय द मिनिस्टर। सही आंसर क्या है, समझो, इसका सही उत्तर दोनों है। लेकिन यहाँ एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, ITUWTDC। सर ये क्या बला है। सबसे पहले WTDC का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस, और ये ITU मतलब इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन का एक यूनियन का पार्ट है। ITU एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो दुनिया भर में टेलीकॉम और इंटरनेट से जुड़ी पॉलिसीज को बनाती है। अब WTDC में अलग अलग देश मिलकर ये तय करते हैं कि कैसे डेवलपमेंटल जो कंट्रीज है उसमें इंटरनेट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया और डिजिटल नेटवर्क को बेहतर बनाया जा सके, ताकि वो सबके पास एक समान डिजिटल एसेस हो। अब भारत ने WTDC में क्या कहा, तो ये जो सेंटेंस था आपका जो स्क्रीन पे एमसीक्यूज पैटर्न में, वही कहा। उसने कहा, हमारे भारत देश ने कहा कि ये सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्लोबल डिजिटल फ्यूचर, मतलब ये हमारी सोच है। और भारत ने कहा कि उसका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, जैसे कि मैंने बोला 1.2 बिलियन टेलीकॉम सब्सक्राइबर है, 1 बिलियन इंटरनेट यूजर है और 1.4 बिलियन डिजिटल आइडेंटिटी मतलब आधार है, राइट। तो ये चीज होती है, याद रखना। नेक्स्ट आपके सामने प्रश्न है, लेकिन ये भी याद रख लीजिए, टॉप 10 वैल्यूएबल कंपनीज इन वर्ल्ड, ठीक है, तो कौन सी है अक्टूबर के रिपोर्ट के अनुसार, तो वो ये है एनवीडिया, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, फिर एप्पल और फिर अल्फाबेट जो गूगल की पेरेंट कंपनी, और फिर अमेजोन। तो देख लीजिए ये पूछा जाता है। ओके, आगे, which state has directed by the Supreme Court of India to declare सारंदा फॉरेस्ट एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किसने कहा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है किसको कि सारंदा जो फॉरेस्ट है उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कीजिए। जी हाँ, वो है आपके ऑप्शन नंबर ए, मतलब झारखंड। तो झारखंड में अब जो सारंदा फॉरेस्ट है उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दोस्तों, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो कहा है, तो झारखंड के साथ साथ अगर स्टार्टिंग में प्रश्न पूछना रहा तो वो पूछेंगे कि चलिए बताइए नेशनल पार्क कौन सा है। तो आपको पता होना कि झारखंड में, ठीक है, झारखंड में एक
एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम क्या है? बेतला, ठीक है? बेतला नेशनल पार्क, ठीक है? बेतला नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ याद रखिए। झारखंड में केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, बेतला नेशनल पार्क। चलो, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, विच ट्रेडिशनल व्हाइट स्टोन फ्रॉम गुजरात हैज रिसेंटली बीन ग्रांटेड एज अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग? जीआई टैग मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन किसको दिया गया है? जी हाँ, ये गुजरात में अंबाजी मार्बल इसको हाल ही में दिया गया था। ये आपका उत्तर है। सर थोड़ी सी स्टैटिक बात बताइए। हाँ बच्चों, मैं वो भी बताने वाला हूँ। अब सर जीआई टैग है, सबसे पहले कब शुरू किया गया था? जीआई टैग की प्रक्रिया 2003 से देना शुरू की गई थी। जीआई टैग किस एक्ट के तहत आता है? तो जीआई टैग आता है जीआई टैग 1999, ठीक है? जीआई टैग 1999 के लागू होने के बाद शुरू हुआ था। भारत का पहला टैग कौन सा है सर? ये भी बता दीजिए, आप इतना बता रहे हैं तो। तो देखिए, भारत की जो दार्जिलिंग टी है, ठीक है? दार्जिलिंग टी, तो दार्जिलिंग की जो चाय है, उसको सबसे पहला ये जीआई टैग दिया गया था, ठीक है? दार्जिलिंग टैग, ठीक है? दार्जिलिंग का जो टी है, ठीक है? दार्जिलिंग की टी। अब ये 2004-5 में आधिकारिक रूप से भारत का पहला जीआई टैग बना, ठीक है? फाइनेंशियल ईयर 2004 और ये बीच में। ठीक है? ये थोड़ी-सी स्टैटिक चीज़ है, पढ़ते-पढ़ते ये भी समझ लो। तो एक बार भारत ने सोचा कि हमारे खास उत्पादों को उत्पादन जो होते हैं, उनकी पहचान और सम्मान भी होना चाहिए। तो 2003 में जीआई टैग देने की शुरुआत आई। सबसे पहले लाइन में खड़ी थी दार्जिलिंग की चाय। उसने कहा, "मैं भारत के सबसे मशहूर चाय हूँ, मुझे पहचान पहचान चाहिए, आइडेंटिटी चाहिए।" तो भारत ने कहा, "ठीक है, तुम ही पहला जीआई टैग ले लो" और दार्जिलिंग टी भारत का पहला जीआई टैग बना। आसान है, क्लियर है, टेंशन नहीं लेने का, आराम से पढ़ेंगे। अब देखो, 2026 में फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है। क्या होने वाला है? फीफा, फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है। कहाँ-कहाँ होने वाला है सर? ये कंट्री हमको बताइए, आपने बताया नहीं। देखिए, ये कंट्री होती है मेक्सिको। मेक्सिको में होने वाला है, शेयरिंग में हो रहा है, ठीक है? मेक्सिको के बाद कौन-सी कंट्री है? फिर है कनाडा, ठीक है? कनाडा, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हुई है, थोड़ा आप देख लीजिए कनाडा एंड उसके बाद यूएसए। तो 3 कंट्रीज़ हैं, जो मैंने यहाँ पे बताया। अब इनके मैस्कॉट्स भी आए हैं, देखिए, ज़ायू जो है, ये जैगवार है, मेक्सिको में मैचेज़ होंगे, वहाँ रिप्रेज़ेंट होगा। मैपल्स, ये मूस है, ठीक है? ये कनाडा में रिप्रेज़ेंट होगा और यूएसए में जब भी मैचेज़ होंगे, आप क्लच को देखोगे। तो ये जो 3 हैं, ये 3 आपके मैस्कॉट्स हैं। अगर मुझे कोई बताना चाहे कि वुमेन्स का फीफा वर्ल्ड कप कौन से कंट्री में हो रहा है, 2027 में हो रहा है, कंट्री बताइए, कमेंट बॉक्स में थोड़ा गूगल सर्च कर लीजिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फ्री नेशनल लेवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कोर्स लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है पूछ रहे हैं? जी हाँ, बता देते हैं हम सब लोग, युवा एआई फॉर ऑल। जी हाँ। सर ये क्या चीज़ है? ये क्या भला है युवा एआई फॉर ऑल? चलो, पढ़ते हैं। थोड़ा-सा ध्यान स्क्रीन के ऊपर रखो, मैं हिंदी में आपको एक पहले स्टोरी बताता हूँ। एक कल्पना करो कि भारत सरकार ने सोचा हर युवा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शक्ति समझनी चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एमईटी, इन्होंने लॉन्च किया युवा फॉर ऑल, ठीक है? युवा फॉर ऑल नाम का एक छोटा-सा आसान कोर्स। अब बस इसमें आपको कितने 4.5 आवर्स, कितने आवर्स? 4.5 आवर्स, इतने घंटे का है और इसमें 6 हिस्से हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे सीखे, मशीन कैसे सोचती है, धरती पर एआई काम कैसे करता है और एआई का भविष्य क्या है। अब तुम्हें इस इससे जैसे ही आप इस कोर्स को पूरा करोगे, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेंगी गवर्नमेंट और लक्ष्य क्या है? ठीक है? तो यहाँ पे 1 करोड़ लोगों को ये जो कोर्स है, ये भारतीयों को स्किल्स सिखाना है और ये स्किल्स देने वाला कोर्स है, ताकि वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझदार बने और आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया में काम करे। यही है भारत की नई डिजिटल ताकत, एआई हर किसी के लिए, एआई फॉर ऑल। ठीक है? ये थी थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट्स चीज़ें, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लिटरेसी बनाना, ठीक है? ये सब चीज़ें हैं, ओके? चलो। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी-सी मैंने यहाँ पे पूरी चीज़ बता दी है, ये आपके नोट्स के लिए काम आ जाएँगी। तो आपको नोट्स परचेज़ करना है, तो वीडियो के शुरू में ही आपको बता दिया। लेकिन अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है, आपको लगता है कि ये नॉलेजेबल है, तभी लीजिए, कोई फ़ोर्सफुली नहीं है, ओके? चलिए, उसके बाद ये जो मैंने बताया, डेवलप किसने किया है? जसप्रीत बिंद्रा, फाउंडर ऑफ एआई एंड बियॉन्ड टेक व्हिस्पर्स, ओके? आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। क्या चीज़ है? समझो।
क्वेश्चन क्या बोलता है? क्रॉप लॉसेस, जो क्रॉप के लॉस होते हैं कॉज्ड बाय वाइल्ड एनिमल अटैक और पैडी फील्ड गेटिंग फ्लडेड विथ नाउ बी विल बी कवर्ड अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फ्रॉम विच सीजन? ठीक है, मतलब क्या कि कि हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बड़ा अपडेट हुआ है। अब जो जंगली जानवर का हमला और धान के खेतों में जल भराव मतलब पैडी इंडेशन होता है, उससे भी कवर किया जाएगा, लेकिन कौन से सीजन के लिए? आंसर है खरीफ। थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ध्यान दीजिए स्क्रीन में और मैं जो बोल रहा हूँ। क्या है ये? देखिए, क्या बदलाव किया गया है? कृषि मंत्रालय ने, ठीक है, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसके दायरे बढ़ाए हैं ताकि जंगली जानवरों द्वारा फसल को नष्ट होने का नुकसान बीमा के तहत दिया जाए। साथ ही साथ जो धान के खेतों में जल भराव होता है, वाटर लॉगिंग, फ्लड, इसको भी लोकलाइज्ड कैलेमिटी में वापस शामिल किया गया है। ये कवरेज कब से लागू होगा? तो जी हाँ, ये जो कवरेज है आपको 2026 मतलब 2026, ठीक है? 2026 याद रखो ये सीज़न जो रहेगा, ये सीज़न जो रहेगा खरीफ का, ठीक है? तो इस सीज़न से ये लागू हो जाने वाला है, राइट? ये काम कैसे करेगा? सोचो, क्लेम प्रोसेस क्या? जंगली जानवरों द्वारा नुकसान होता है, कौन-सी फसल को? जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर आता है, तो इसमें ऐड ऑन कवर माना गया है, ठीक है? उसके बाद राज्य सरकारें तय करेंगी कि कौन से जानवर की सूची बनाई जाए, जैसे हाथी, नीलगाय, सुअर, बंदर एक्सेट्रा, और कौन से इलाके ज़्यादा जोखिम वाले हैं। किसानों को 2 आवर्स के अंदर नुकसान की रिपोर्ट करानी होगी। क्रॉप इंश्योरेंस एप्लीकेशन पर जियो टैग करते हुए फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा। इसके लिए टेक्निक का उपयोग होगा ताकि मुआवजे का जो आकलन है सही से हो रहा है कि नहीं, ट्रांसपेरेंसी होंगी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अब जंगली जानवरों मतलब हाथी, नीलगाय, सुअर, बंदर, ये सब जो है इनके हमलों से धान में जो खेतों में जलभराव होता है, ठीक है? इसको भी कवरेज देंगी। अब ये नया कवरेज खरीफ 2026 सीज़न से लागू होगा। राज्य को ये तय करना होगा कि कौन से जानवर ज़िम्मेदार है और कौन से इलाके जोखिम भरे हैं। नुकसान की रिपोर्ट कितने आवर्स में देनी होगी आपको? 72 आवर्स में, राइट? तो ये चीज़ें हैं। अब अगर बात करें तो इसका हम यहाँ पे पूरी डिटेल्स है, ठीक है? ये आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 8 शेड्यूल लैंग्वेज अगर आपको याद करना है और ये सारे हेडक्वार्टर्स है इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के। मैंने यहाँ पे आपके लिए दिया है, पॉज़ कीजिए, नोट्स बनाइए और ये तो याद ही रख लीजिए कि ये जो 7th 8 शेड्यूल लैंग्वेज है, इसकी फुल फॉर्म मतलब पूछा गया है आईबीपीएस पीओ में, तो कौन से हैं? देखिए, केटीएम इज़ पुश बैक ऑफ केटीएम, तो ये जो शे ओरिजिनली पहले ऐड हुए थे, फिर ये अमेंडमेंट करके, तो ये थोड़ा लिस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि आईबीपीएस पीओ में पूछा गया था। बट क्या पता, आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स है, ट्रिक्स है, लेकिन यही तो पूछता है, कहाँ पे हेडक्वार्टर है, 1 मार्क तो आपको बनता ही बनता है। अगर ये आसानी से पढ़ना है ना भैया, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखो। बहुत मज़ेदार तरीके से मैंने ट्रिक्स को कैसे आपको समझाया है ना, वो आपको देखने को मिलेगा। चलो, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम बात किसकी कर रहे हैं? प्रोफ़ेसर जयंत विष्णु नारळीकर, इनको विज्ञान रत्न अवार्ड मिला है पोस्टह्यूमसली मतलब मरणोपरांत। ओके। सर, जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है जयंत विष्णु नारळीकर, ये इनको मिला है, ठीक है? उसके बाद सर कैटेगरी कितनी होती है? देखिए, 8 साइंटिस्ट हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द विज्ञान श्री अवार्ड। देखिए, विज्ञान श्री अवार्ड होता है अंडर द युवा कैटेगरी। ये दूसरी कैटेगरी होती है जिसमें 14 यंग साइंटिस्ट को सिलेक्ट किया गया है। अंडर द विज्ञान टीम अवार्ड इज़ बीन गिवन टू, एक टीम होती है विज्ञान टीम मतलब टीम मिलके वो अवार्ड जीता है विज्ञान अरोमा मिशन सीएसआईआर फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन इन एग्रीकल्चर साइंसेस। तो देखिए, जो विज्ञान युवा है उसमें 14 लोगों को दिया गया है। विज्ञान रत्न 8 लोगों को दिया गया है, विज्ञान टीम 1 टीम है, ठीक है? तो दिस अवार्ड इज़ बीन गिवन इन रिकॉग्निशन फॉर जो उत्कृष्ट काम करते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन अंडर द 4 कैटेगरीज़ कौन-सी? जो मैंने अभी बताया, विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा, शांति स्वरूप भटनागर एंड विज्ञान टीम। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अ भारत के 53rd चीफ जस्टिस कौन बनने वाले हैं? जस्टिस सूर्यकांत हैज़ बीन रिकमेंडेड एज़ द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, अबाउट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हम बात करें तो कौन है? तो देखिए, हेड ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं और इंडियन जुडिशरी के, राइट? तो ये होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। ओके, चलो, क्या चीज़ है सर? आपने बोला है कि फ्रेंच ऑर्डर ऑफ आर्ट लेटर्स, ये जो अवार्ड है फ्रेंच ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स, तो किसको अवार्ड दिया गया है? ठीक है, देखिए यहाँ पे शेविलियर कैटेगरी में दिखा है, ठीक है? शेविलियर कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है। किसको दिया गया है?
थोटा थारनी को ये अवार्ड दिया गया है। सर ये अवार्ड क्यों दिया जाता है? ठीक है, अब देखो, ये फ्रांस सरकार दिया जाने वाला एक सिविलियन अवार्ड है। इसका उद्देश्य क्या है? जो लोग कला, लिटरेचर मतलब साहित्य और इन दोनों के प्रसार मतलब प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को ये सम्मानित करते हैं अवार्ड से। ये अवार्ड दुनिया के किसी भी देश के व्यक्ति को दिया जा सकता है, ऐसा नहीं कि जो फ्रांस का है उसी को। तो जो शेवलियर होता है उसको बोलते हैं नाइट, ऑफिशियर मतलब ऑफिसर और कमांडर मतलब कमांडर। इसके 3 रैंक होते हैं। इसमें सबसे पहला बेसिक रैंक होता है सिविलियर रैंक। सिविलियर रैंक का जो अवार्ड हमारे भारतीय को मिला है, ये किसी व्यक्ति को कला, संगीत, साहित्य, सिनेमा, पेंटिंग, संस्कृति के प्रचार-प्रसार को योगदान करने में ये दिया जाता है। मतलब किसी ने अपने काम को फ्रांसीसी संस्कृति या विश्व संस्कृति को समृद्ध किया है या कला साहित्य को आगे बढ़ाया है तो उसे सिविलियर अवार्ड दी जाती है। तो फ्रेंच ऑर्डर ऑफ हॉट लेटर्स फ्रांस का एक अंतरराष्ट्रीय सिविल अवार्ड है जो कला साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसके 3 रैंक जो मैंने आपको बताया है। ओके, चलिए अगला आपके सामने क्या चीज़ है? ओके, देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो एक स्टार्टअप की बात है, एक स्टार्टअप ने यहाँ पे अवार्ड जीता है, एक्सेलरेटिंग द ऑटोनॉमस रोबोटिक्स रिवॉल्यूशन चैलेंज अंडर द विस्टा ट्रैक एंड दुबई एयर शो। हाल ही में दुबई में एक एयर शो चल रहा है तो उसके अंडर एक्सेलरेटिंग ऑटोनॉमस रोबोटिक रिवॉल्यूशन का इंडियन एक है, उसको मिला है। तो ये कौन सा है? सागर डिफेंस, ठीक है? याद रखना इंपॉर्टेंट है। देखो सागर डिफेंस हैज़ वॉन एक्सेलरेटिंग द ऑटोनॉमस रोबोटिक्स रिवॉल्यूशन चैलेंज। सागर डिफेंस हैज़ वॉन द चैलेंज अंडर द विस्टा ट्रैक दुबई एयर शो। दुबई में एयर शो हो रहा है वहाँ पे और इनको कितना इनाम मिला है? 5000 5000 यूएस डॉलर्स का, ठीक है? फॉर इट्स ऑटोनोमस सिस्टम कॉन्सेप्ट। और सागर इज एन आइडेक्स इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस विनर स्टार्टअप, ठीक है? चलो याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैव एंटर्ड इनटू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद नीति आयोग। तो नीति आयोग के साथ साथ नीति आयोग का जो अटल इनोवेशन मिशन है टू बूस्ट फाइनेंशियल लिटरेसी गवर्नेंस अक्रॉस द इनोवेशन इकोसिस्टम ऑफ इंडिया। क्या चीज़ है? देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक चीज़ समझो आप कि एक आप कल्पना करो कि एक स्कूल का बच्चा राहुल जिसने अपने अटल टिंकरिंग लैब में रोबोट बनाया। लेकिन जैसे-जैसे वो बड़ा हुआ उसने सोचा अगर मुझे पैसा चाहिए तो मैं कैसे मैनेज करूँ? इन्वेस्ट करना सीखना पड़ेगा। नीति आयोग की अटल इनोवेशन मिशन ने देखा, ठीक है? उन्होंने देखा कि बहुत सारे युवा इनोवेट सिर्फ आइडिया में माहिर है लेकिन पैसा और इन्वेस्ट की समझ उनको नहीं है। हम आप में तो काबिलियत है लेकिन पैसे ही नहीं है तो इसीलिए आईएएम ने सीएफए इंस्टीट्यूट इंडिया, तो इसका जो उत्तर है वो सीएफए इंस्टीट्यूट है। तो नीति आयोग ने यहाँ पे सीएफए इंस्टीट्यूट के साथ मिलाया हाथ और इसी साझेदारी के ज़रिए राहुल जैसे बच्चे सीखेंगे कि पैसों को कैसे समझे, इन्वेस्ट कैसे करें और फाइनेंशियल जो फैसले होते हैं वो कैसे लें। तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो अटल इनोवेशन मिशन के स्कूल लैब में इंक्यूबेटर, स्टार्टअप्स में फाइनेंशियल कोर्सेज़ होंगे, मास्टर क्लास होंगी और सीएफए के एक्सपर्ट उन्हें सीधे तरीके से जुड़ेंगे। सिस्टम इस तरह बनेगा कि इनोवेशन सिर्फ आइडिया तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पे ली। तो ठीक है? तो ऐसा तो नहीं है ना आप में अगर आइडियाज़ है भाई, आप में अगर काबिलियत है, लेकिन भाई पैसों की कमी है तो आप कोई बिज़नेस कैसा खड़ा कर सकते हैं जब तक आप इन्वेस्टर्स नहीं लाओगे अपने बिज़नेस में। तो वही ये चीज़ है। याद रखो कि सीएफए इंस्टीट्यूट ने नीति आयोग का जो अटल इनोवेशन मिशन है उसके साथ पार्टनरशिप की है। जी हाँ, आई होप कि अगर आप तक आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को जब भी आप पूरा कंप्लीट करिएगा ना एक लाइक ज़रूर करते जाइएगा एंड एक सब्सक्राइब बटन ज़रूर होती है उसको क्लिक कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये लेक्चर कैसा लग रहा है आपको। ओके, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की इंस्टॉलमेंट जो कि 18,000 करोड़ रुपए की रिलीज़ की गई है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कोयंबटूर तमिलनाडु में। कौन-सी नंबर की किस्त थी ये? तो ये थी 21वीं। क्वेश्चन 3 तरीके से बनेंगे, या तो रकम दे दिया, जो अभी आपके सामने है, या तो रकम नहीं देगा, पूछेगा कि कौन से नंबर की किस्त में इतने-इतने पैसे दिए गए हैं। जी हाँ, लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये जो है किस्त 21st इंस्टॉलमेंट थी, उसके बाद 18,000 करोड़ रुपए का कोयंबटूर तमिलनाडु से इस साल की दी गई थी 21st किस्त। उसके साथ-साथ आपको सोचना पड़ेगा कि ये स्कीम क्या है? समझो,
सोचो अगर आपका नाम एक्स वाई जेड है लेकिन मैं बोलूंगा कि अमन। तो एक अमन नाम का किसान है जो बहुत मेहनत से अपनी खेती करता है, लेकिन साल में कम इनकम होती है, खेती करने में थोड़ा नुकसान हो जाता है। तो सरकार ने उसकी मदद के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बनाई, जिसमें उसे हर साल कितने पैसे मिलेंगे भाई? उसको हर साल मिलेंगे 6,000 रुपए। हालांकि ये कम होते हैं किसान के लिए, बट हमारी सरकार बहुत ही फॉरवर्ड सोचती है। अगर आपको लगता है कि 6,000 में खेती हो जाती है तो बहुत अच्छी सोच है आप लोगों की और सरकार की, बट 6,000 में नहीं होता मेरे भाई। तो सोचिए, बायस्ड नहीं हो सकते हम, लेकिन जिसमें हर साल 6,000 रुपए मिलता है किसान को सरकार की तरफ से। अब इस 6,000 को भी ना 3 किस्तों में दिया गया है। मतलब क्या बोलना चाहता हूँ कि ये जो 6,000 मिलता है 3 किस्तों में मिलेगा। तो हाल ही में उसकी 21st जो है वो किस्त आई है। 19 नवंबर 2025 को, ठीक है? 19 नवंबर 2025 को, तो ये जो है ये उसकी 21st इंस्टॉलमेंट आई है और उसे 2,000 रुपए उसके बैंक खाते में गए। तो अगर बात करूँ तो ये 2-2 हज़ार रुपए साल के 12 महीनों में, मतलब यहाँ पे आप डिवाइड कर लो 12 महीनों को, तो 3-3 महीने में ये जो है आपको ये रकम मिलती है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? अब ये सीधा पैसा उनके खासे खाते में आ जाता है और ये आपको केवाईसी करवाना पड़ता है। तो सिंपल है, चीज़ें याद रख लीजिए। ये न्यूज़ में क्यों है? तेजस, भाई अगर न्यूज़ देख रहे हो या आप सीधा सा सिंपल सा सर्च करो, थोड़ा-सा बोरिंग पढ़ाई से हटके, दुबई एयर शो तेजस एक्सीडेंट। बहुत ही मतलब दुखद घटना है कि हमारा जब एयर शो में एयरक्राफ्ट गया था जिसका नाम था तेजस, तो कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण वो वहाँ पे ऑटोमेटिक फ्लाई होने के बाद ड्रॉप डाउन होके गिर गया, जिसमें हमारे शहीद हो गए एक एयर फोर्स के कमांडर। सो न्यूज़ में है तो अगर पूछ सकता है कि क्या चीज़ है? देखिए, रेंज कितनी है तेजस की? 3,000 किलोमीटर तक एक बार में उड़ान भर सकता है। भारत से निकला, दुबई पहुँचा। लंबाई कितनी है? 13 मीटर से ज़्यादा। 6,500, मतलब इतना नहीं पूछेगा बट रेंज पूछ सकता है। कीमत कितनी होती है इसकी? 600 करोड़। उसके बाद सर्विस सीलिंग 16,000 मीटर तक आप जा सकते। स्पीड कितनी है देखिए ना, 2000, ठीक है? 2205 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है? अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले इसकी जो उड़ान है, कब भरी गई थी? तेजस की सबसे पहली उड़ान 2001 में, 2015 में मार्क 1 भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ। 2021 में हम बात करें तो यहाँ पे डील हुई है। फिर हाँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिट से उसने पहली उड़ान भरी 2025 के लिए। 2030 में 180 जेट बनाने के लिए प्रोडक्शन 3 अब हमारी लाइन शुरू है। तो ये थोड़ी-सी थी, याद रखो, नाम याद रखो, डायरेक्ट पूछ सकता है कि कौन-कौन, क्या-क्या हुआ है। बहुत इम्पोर्टेंट एक अवार्ड मिला है, अगर कोई यहाँ पे हॉलीवुड के मूवीज़ देखते हैं, तो ये हमारे बहुत ही ज़बरदस्त एक एक्टर है जिनका नाम है टॉम क्रूज़। तो टॉम क्रूज़ को यहाँ पे अवार्ड मिला है एकेडमी हॉनररी अवार्ड। इस अवार्ड का नाम क्या है? वन ऑफ द हॉलीवुड मोस्ट एंड्यूरिंग इन्फ्लुएंशियल स्टार ऑनर्ड विथ एन ऑनररी अकेडमी अवार्ड एट द 2025 गवर्नर्स अवार्ड, ठीक है? तो याद रखो, 63 की एज में जो यहाँ पे टॉम क्रूज़ है, उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त अवार्ड उनको मिला है। और ये अवार्ड किसको मिला है? अगर डायरेक्ट पूछे तो गवर्नर्स अवार्ड, अकेडमी अवार्ड, ठीक है? तो ये मिला है टॉम क्रूज़ को, ठीक है? तो याद ज़रूर रखें। अब क्या है? देखिए, ल्यूक लीटर बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ल्यूक लीटर बिकेम द यंगेस्ट वर्ल्ड नंबर 1 ग्रैंड स्लैम। लेकिन कौन से गेम में? अभी देखो ये वाली फ़ोटो आपको दिख रही है, ये डार्ट होता है, ठीक है? डार्ट यहाँ पे पॉइंट पे अपने को निशाना लगाना होता है, वो वाला होता है। तो ल्यूक लीटर सिर्फ़ 18 साल की उम्र में ये अपने नाम खिताब कर चुके हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है और नंबर 1 रैंक पे है। तो याद रखो, ऐसे जो कारनामे होते हैं वो उनके नाम ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, इन व्हिच सिटी वाज़ द एशियन आर्चरी चैंपियनशिप हुआ है? कहाँ हुआ है दोस्तों? ये हुआ है ढाका, राइट? ढाका में हुआ है। किसकी कैपिटल है ढाका? ये ज़रूर बताइए। अभी आगे बात करते हैं नई चीज़, ठीक है? लेकिन उसके पहले, क्वेश्चन के पहले कहानी समझो। क्या सर बताना चाहते हो आप हमको? मान लीजिए भारत के हर घर में खाने के लिए रसोई गैस बहुत ज़रूरी है और वह गैस है एलपीजी, ठीक है? एलपीजी, एलपीजी नाम की गैस आती है जिससे आपका खाना बनता है, राइट? लेकिन अब तक भारत बहुत ज़्यादा एलपीजी मिडल पूर्वी देशों से इंपोर्ट करता था, मतलब मध्य पूर्वी जो देश है उनसे इंपोर्ट करता था। अब ये खतरनाक हो सकता है अगर वहाँ कुछ दिक्कत हो जाए, कुछ चीज़ें आ जाए, इसलिए भारत ने अमेरिका के साथ एक बड़ा समझौता किया। जी हाँ सर, आपने बोले भारत ने अमेरिका के साथ समझौता किया। क्या किया सर? तो सर जी वहाँ पे 2026, मतलब 2026 में भारत अमेरिका से 2.2 मिलियन टन एलपीजी लेगा।
कितना सर? 2.2 मिलियन टन, राइट? इतना एलपीजी लेंगा। तो याद रखो, तो क्वेश्चन वही है, फ्रॉम विच कंट्री विल इंडिया इंपोर्ट 2.2 मिलियन टन एलपीजी अंडर द न्यूली साइंड 1 ईयर डील? कितना सर? हमने बोला यूनाइटेड नेशंस ले लेगा। ठीक है, तो ये आपको समझा। अब क्या होता है सर कि जो ये जो गैस है, ये एक सौदा नहीं है, ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गैस की कीमतों को बेहतर करना और अमेरिका के साथ-साथ राजनीतिक संबंधों को भी गहरा करने की सोच है। राइट सर? ओके। ये कितने साल तक चलने वाला है सर? ये साल रहेगा 2026, मतलब 1 साल का। ठीक है? ओके सर। सर और कुछ चीज़ें? जी हाँ, और मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, भारत ने अमेरिका के साथ पहली बार एक स्ट्रक्चर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है। राइट? ओके। अब क्या बोलूँ सर मैं इसको, और आगे क्या बताऊँ? आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे जो भारतीय सार्वजनिक उपक्रम तेल कंपनियाँ होती है, जिसका नाम हमने यहाँ पे दिया है, ठीक है? आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ठीक है? तो ये इनके साथ टाई अप हुआ है, ठीक है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम सऊदी अरब, यूएई, कतर, ये जो मिडल ईस्ट पूर्व वाले देश हैं, उन पर निर्भर नहीं रहना चाहते। कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो याद रखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जी हाँ। सर आगे बढ़ते हैं। जी हाँ सर, बिल्कुल। देखिए, क्या चीज़ हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट माही क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट हुज क्रेस्ट वाज रिसेंटली अनवील्ड बाय द इंडियन नेवी। इंडियन नेवी में ये सौंपी गई है। सर हमको बताइए कि ये जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट होता है, क्या होता है? समझो दोस्तों, क्या चीज़ होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। देखिए, समुद्र के किनारे जो पानी में दुश्मन की छोटी पनडुब्बियाँ छुप जाती है, बड़े-बड़े युद्धपोत वहाँ नहीं पहुँच सकते, इसलिए नौसेना ने एक छोटे, तेज़ और आधुनिक शैलो वाटरक्राफ्ट बनाए हैं, जो जहाज पानी में छिपे दुश्मनों को भी ढूँढ सकते हैं और सोनार की आवाज़ पकड़ सकते हैं और टॉर्पीडो से उसे खत्म भी कर देते हैं। तो हाल ही में भारत ने अपनी आखिरी और 8वीं ऐसी पनडुब्बी रोधी नाव जो है रोकने वाली लाई है, जिसमें हमने तटीय इलाके पे सबसे ज़्यादा सुरक्षा के लिए उसको प्लान किया है। ये भारत के लिए क्यों ज़रूरी है? देखो, यहाँ पे थोड़ी-सी ना फैक्चुअल बातें करते हैं आप और मैं मिलके। देखिए, भारत का जो एक समुद्री तट है ना, वो कम से कम कितना है दोस्तों? 7500 किलोमीटर, मतलब अगर हम पूरा भारत का अगर ये ऐसा समुद्री किनार पट्टा निकालें, तो ये है 7500 प्लस तो किलोमीटर, ठीक है? तो यहाँ पे पानी बहुत है। अब सोचो कि दुश्मन की जो छोटी पनडुब्बियाँ है ना, अक्सर इस पानी में छिपती हैं। तो बड़ी जो नौसेनाएँ की जहाज होती है ना, इन जगहों में जा नहीं पाते। इसीलिए हम बोलते हैं शैलो वाटरक्राफ्ट इन पनडुब्बियों को पकड़ लेते हैं और कोस्टल सिक्योरिटी को मजबूत करते हैं। राइट? तो ये थी आपको बताने वाली इन्फॉर्मेशन। तो इसको अब किसने बनाया है? तो ये याद रखो, इसको बनाया है गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स, ठीक है? ये फुल फॉर्म होता है गार्डन रिसर्च शिप इंजीनियर शिप बिल्डर्स। ये कोलकाता की कंपनी है, ठीक है? भारत ने कोलकाता की जो कंपनी है उससे बनाया है। राइट? तो याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि पढ़ाई करना है। तो हू वॉन 2025 मोटो जीपी फाइनल एट दी वेलेंसा ग्रैंड प्रिक्स? किसने जीता है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी मार्को बेज़ेंची, ठीक है? याद रखिए, ये जो शख्स है, इन्होंने ये जो ग्रैंड प्रिक्स है वेलेंसा का, वो जीता है। मोटो जीपी फिनाले 2025। सर आगे बात करते हैं। चलो, सर अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, 16th जो है 16वाँ, ठीक है? 16th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट आई है और ये पूछते हैं, सबसे पहले भारत के जो ना फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? वो है अरविंद पंगारिया, ठीक है? तो ये याद रखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंटमेंट की है। सर क्या होता है? क्वेश्चन से पहले हमको चीज़ें बताइए। फाइनेंस कमीशन बताती है कि देश का पैसा केंद्र सरकार और राज्य सरकार में कैसा बाँटा जाए। 16th फाइनेंस कमीशन अगले 5 साल के लिए काम करेगा। जो प्रश्न आपके साथ है, उसका उत्तर वो है 2026 से 2031 तक। उसके लिए तय करेगा कि टैक्स कितना हिस्सा राज्यों को मिलेगा और राज्य कितनी मदद, मतलब राज्यों को मदद चाहिए तो वो कितनी ले सकते हैं। इससे पूरे देश में विकास की योजनाएँ चलती है। समझो, 16 फाइनेंस कमीशन का काम क्या है? केंद्र राज्य के बीच में टैक्स रेवेन्यू को बँटवारा जो होता है उसका तय किया जाएगा। राज्यों को मिलने वाली जो ग्रांट इन एड है उसकी सिफारिश करना, कौन से राज्यों को कितनी आर्थिक मदद किया जाएगा, ये सब इसमें होता है। फिजिकल स्टेबिलिटी, वित्तीय स्थिरता, ये फाइनेंस कमीशन देखता है। राइट? तो चलिए अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं। क्या है? ये जो मैंने अभी बताया वही है हिंदी में, ठीक है? पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए आप।
Which organization signed an MOU with Gati Shakti Vishwavidyalaya to advance smart defense technologies and secure logistics? ओके सर, गति शक्ति विद्यालय क्या होता है और ये एमओयू जो है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने साइन किया है आपके शक्ति विश्वविद्यालय, गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ? तो पहले ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, डीआरडीओ क्या है सर? जो इंग्लिश में है उसको मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक है? मेरे बातों पे ध्यान दीजिए। जो गति शक्ति विश्वविद्यालय है ना, भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक राष्ट्रीय लेवल का टेक्निकल विश्वविद्यालय है, जो विशेष रूप से परिवहन, लॉजिस्टिक, रेलवे, पोर्ट, एविएशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कोर्स पढ़ाता है। इससे पहले राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्था एनआरटीआई कहा जाता था, बाद में इसे अपग्रेड करके गति शक्ति विश्वविद्यालय कहा गया है। इसका उद्देश्य क्या है? देश में लॉजिस्टिक और परिवहन क्षेत्र के लिए स्किल्ड इंजीनियर और विशेषज्ञ तैयार करना, रेल, सड़क, पोर्ट और एयरपोर्ट नेटवर्क या एयर नेटवर्क को अच्छा बनाने के लिए रिसर्च करना। भारत में प्रधानमंत्री गति शिक्षा नेशनल मास्टर्स प्लान को सपोर्ट करना। अब समझो कि गति शक्ति विश्वविद्यालय वो जगह है जहाँ रेलवे, सड़क, बंदरगाह और हवाई मार्ग जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एक्सपर्ट बनाए जाते हैं। ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज और स्मार्ट बनाने के लिए विशेष पढ़ाई और रिसर्च करवाते हैं, राइट? तो ये होता है आपका गति शक्ति विश्वविद्यालय, राइट? चलो आगे बात करते हैं। क्या है सर ये? सर ये क्वेश्चन है, विच सिटी इज सेड टू होस्ट 22nd, ठीक है, 22वीं ऑल इंडिया एनुअल टीडीएस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय सीबीडीटी, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो सोचो कि टैक्स विभाग ना एक बड़ी मीटिंग की योजना बना रहा है जिसमें देश भर के टैक्स अधिकारी एक जगह इकट्ठे होते हैं। ये मीटिंग टीडीएस कॉन्फ्रेंस जिसे सीबीडीटी ने आयोजित किया गया है। यहाँ वे नए टैक्स नियम जैसे 2025 का इनकम टैक्स एक्ट, डिजिटल टेक्निक का इस्तेमाल, टैक्स कटौती की सही व्यवस्था और गलत टैक्स दवाओं के सिर्फ जो है गलत जो टैक्स दावे किए जाते हैं उसके खिलाफ लड़ने के लिए बातें करना। और इस साल का जो सम्मेलन है वो कहाँ पे हो रहा है, ये प्रश्न पूछा गया, तो ये था जो दोस्तों आपके भोपाल में, मध्य प्रदेश, और इसमें बहुत बड़े अधिकारी शामिल थे ताकि टीडीएस टैक्स सिस्टम और भी बेहतर और पारदर्शी बनाया जा सके, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कीर्ति सुरेश बिकम यूनिसेफ इंडिया सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर चाइल्ड राइट्स। सर क्या है ये एडवोकेट फॉर चाइल्ड राइट? और नाम जरूर याद रखिए, कीर्ति सुरेश, राइट? तो कीर्ति सुरेश को यूनिसेफ ने इंडिया का नया जो है सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर चाइल्ड राइट बनाया गया है। उन्होंने बच्चों और जो आपके किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य मतलब मेंटल हेल्थ, उसके बाद एजुकेशन, उसके बाद जेंडर इक्वलिटी जैसे मुद्दों पर यूनिसेफ के साथ काम करना स्वीकार किया है। सेलिब्रिटी एडवोकेट क्या होता है? ये वो प्रसिद्ध लोग होते हैं जैसे अभिनेता, मॉडल, खिलाड़ी, जिनका यूनिसेफ चयन करता है ताकि उनका प्रभाव और लोकप्रियता बच्चों के हक के लिए, उन मुद्दों पर जागरूक बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो। उनका काम क्या होता है? बच्चों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना, यूनिसेफ के प्रोग्राम्स जो चलते रहते हैं देश-विदेशों में, उस प्रोग्राम का समर्थन करना और समाज में ऐसे संदेश फैलाना कि हर बच्चा सुरक्षित, स्वस्थ और शिक्षित हो। वे फ्री में अच्छे इरादे से ये भूमिका निभाते हैं क्योंकि उनका मकसद सेवा प्लस समाज परिवर्तन होता है दोस्तों। चलिए थोड़ा-सा अब फास्ट हो जाता है तो स्लो करते हैं। देखिए, वर्ल्ड मतलब विश्व मत्स्य पालन दिवस हम हर साल 21st ऑफ नवंबर को मनाते हैं। फातिमा बॉश जिसके बारे में मैं आगे बात करने वाला हूँ, वन लाइनर्स एक बार देख लीजिए। इनको मिस यूनिवर्स जो है उसका अवार्ड मिला है 2025। गोवा में आयोजित 56th जो एडिशन चल रहा है इंटरनेशनल फ़िल्म महोत्सव, जिसमें वेव्स फ़िल्म बाज़ार 2025 का उद्घाटन किया गया। मेघालय के मुख्यमंत्री ने रामकृष्ण मिशन के पहले पूर्वोत्तर कॉलेज का उद्घाटन किया है। भारत-भूटान में रेल संपर्क परियोजना पर जो चली है पहली ट्रेन, वो नई दिल्ली में उसकी जो परियोजना संचालन समिति की पहली नई दिल्ली में हुई है। जो एआई युवा फॉर ऑल मैंने बता दिया है, राइट? केंद्र सरकार ने आईएएस अधिकारी अमित अग्रवाल को दूरसंचार मतलब टेलीकम्युनिकेशन विभाग का सचिव यहाँ पे नियुक्त किया गया है, ठीक है? और चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बाचेलेट को 2024 का इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्यों दिया जाता है, क्या है, आगे सब पढ़ेंगे। ओके, चलो। सबसे पहले समझते हैं कि ये एक नई चीज़ क्या है सर, यहाँ पे एक फेस्टिवल की बात कर रहे हैं हम। क्या है? हॉर्निबल फेस्टिवल 2025। क्या चीज़ है? हॉर्निबल फेस्टिवल नागालैंड का सबसे बड़ा सांस्कृतिक त्योहार है जो हर साल 1 से 10 सितंबर तक कोहिमा में किसीमा गाँव में मनाया जाता है। ठीक है? जो कोहिमा का
कीशिमा गाँव है, वहाँ मनाया जाता है हर साल 1 से 10 दिसंबर कौन-सा फेस्टिवल? हॉर्नबिल फेस्टिवल। उसके बाद अगर मैं बोलूँ, तो इसमें नागालैंड की सभी जनजाति अपने जो नृत्य होते हैं, गाने होते हैं, कपड़े होते हैं, कल्चर होता है, हथियार होते हैं, भोजन और परंपराएँ दिखाते हैं। इसका नाम हॉर्नबिल पक्षी पर है, जो नागा संस्कृति का प्रतीक है और इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है और ये पर्यटन बढ़ाने के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे किसी कंट्री ने इस फेस्टिवल को मनाने के लिए ना पार्टनरशिप की है, वो है यूनाइटेड किंगडम और पार्टनर रोल क्या निभाने वाले हैं उनके साथ, मतलब कौन-सा पार्टनर है? ब्रिटिश काउंसिल टू क्यूरेट प्रोग्राम्स इनवाइटेड इन यूके, ठीक है? तो यूनाइटेड किंगडम याद रखो। उसके बाद ट्रैवल पार्टनर कौन है? एयर इंडिया एक्सप्रेस, ठीक है? स्पेशल एयरक्राफ्ट बोइंग 737 विथ, ठीक है? ये आओ नागा डिज़ाइन और चीफ मिनिस्टर कौन है? आपके वहाँ के हैं नेफ्यू रियो। गवर्नर ज़रूर बता दीजिएगा नागालैंड के कौन है? कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है, आंसर ज़रूर कीजिएगा इसका, 3 होमवर्क दे चुका हूँ मैं आपको। ठीक है, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो मिशेल बैचलेट जो मैंने बताया, उनको इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ मिला है 2025 में, 2024 का। फॉर व्हाट? फॉर कैम्पेनिंग ह्यूमन राइट्स, जेंडर इक्वालिटी एंड ग्लोबल पीस, राइट? तो ये याद रखिए। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सर क्या चीज़ है? देखिए, यहाँ पे किसी वर्ड को डिक्शनरी, मतलब उस नेम ऑफ द ईयर का दिया गया है बाय द कैम्ब्रिज डिक्शनरी। तो क्या है? पैरासोशियल। तो पैरासोशियल नेम कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ल्ड वर्ड ऑफ द ईयर, डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर क्या है? पैरासोशियल। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने पैरासोशियल को वर्ड ऑफ द ईयर 2025 से घोषित सम्मानित किया है। वर्ड का मतलब क्या होता है? पैरासोशियल रेफर टू वन वे इमोशनल कनेक्शन दैट समवन फॉर्म विथ पर्सन और कैरेक्टर हु इज अनअवेयर ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, रिलेशनशिप इज, ठीक है? सेलिब्रिटीज के लिए लगाया सकता है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए, फिक्शनल कैरेक्टर्स के लिए या वर्चुअल असिस्टेंट चैटबॉट्स के लिए, राइट? चलो याद रखिए पैरासोशियल। सर आगे क्या चीज़ है? आगे चीज़ है दोस्तों सीसीपीआई। देखिए, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026। तो सीसीपीआई ग्लोबल रिपोर्ट है जो देशों की जलवायु प्रक्रिया की प्रगति दिखाती है, जैसे भी ग्रीन हाउस गैसेस कम कर रहे हैं या नहीं, नई मतलब रिन्यूएबल ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं या नहीं। 2026 में भारत कितने रैंक पे रहा है दोस्तों? याद रखिए, 2025 में फेल फ्रॉम 10th इन 2025, 23वें रैंक पे रहे हैं आप, ठीक है? तो अगर हम बात करें, उसका स्कोर कितना दिया गया है? 61.31। और भारत को मध्य प्रदर्शन करता, मतलब मीडियम लेवल पे रखा गया है, माना गया है, क्योंकि उसने कोयले से निकलने का जो समय तय नहीं किया है, ठीक है? कोयला जो होता है उससे जो पोल्यूशन होता है उसको क्योर नहीं किया है, ठीक है? और जो रिन्यूएबल ऊर्जा है उसमें काम करने की ज़रूरत है, ये सब दिखाया गया है। तो रैंकिंग याद रख लीजिए, 23rd 61.31। और रीजन क्या है? नो कोल एग्जिट प्लान, फॉसिल एक्सपांशन, लैंड कॉन्फ्लिक्ट इन रिन्यूएबल प्रोजेक्ट, राइट? फोर्थ पे रहा है डेनमार्क, टॉप तीन जो पोजीशन है किसी को दिया नहीं गया, वैकेंट रखा गया है। चौथे पे डेनमार्क, पांचवें पे मोरक्को, सिक्स पे यूनाइटेड किंगडम्स, एट द बॉटम सऊदी अरेबिया, यूएसए और ईरान, ठीक है? तो याद रखिए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। जो मैक्सिको के है, फातिमा बॉश, इन्होंने मिस यूनिवर्स अपने नाम किया है। कंट्रोवर्सी भी हुई थी मिस यूनिवर्स में, फिर भी उसके चलते मैक्सिको की जो फातिमा बॉश है, उन्होंने क्राउन अपने नाम कर लिया है मिस यूनिवर्स 2025 का। भारत की तरफ से क्या कोई गया था? जी हाँ, पूरा पढ़ते हैं क्या है। देखो, अ, भारत की तरफ से मिस यूनिवर्स में मनिका विश्वकर्मा जो है, वो टॉप 30 में हुई थी, लेकिन टॉप 12 में नहीं आ सके, टॉप 20, ठीक है? ओवरऑल विनर जो है 74th मिस यूनिवर्स कौन बने हैं? बॉश, ठीक है? फातिमा बॉश फ्रॉम मैक्सिको। इंडिया परफॉर्मेंस एट मिस यूनिवर्स, ठीक है? रिप्रेजेंटेटिव कौन थे भारत की तरफ से? मनिका विश्वकर्मा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो इंडिया हैज वॉन द मिस यूनिवर्स टाइटल 3 टाइम्स। कब? सुष्मिता जो सेन है 1994 में, लारा दत्ता इन 2000 एंड हरनाज संधू 2021 में। मेक्सिको की बात करें तो कैपिटल है मेक्सिको सिटी। प्रेसिडेंट क्लाउडिया शिहीबाम, करेंसी है मैक्सिकन पेसो और नेबरिंग कंट्री मेक्सिको लग के है यूएसए, गाउटेमाला और बेलेजे, राइट? तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन आप प्लीज देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, क्या है सर ये? एक हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं। तो नवंबर में डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसका नाम क्या है? ई जागृति, विच enables consumers to file and track grievance with all consumer commission had attracted over 2.7 lakh registered users.
ठीक है, सर आपने ई-जागृति नाम का एक प्लेटफ़ॉर्म बताया, क्या चीज़ है थोड़ा-सा हमको समझाइए? सोचो कि आपका दोस्त है राहुल और राहुल के पिताजी ने ऑनलाइन एक प्रोडक्ट खरीदा या आपने कोई प्रोडक्ट खरीदे। लेकिन उसे दिक्कत आई, मतलब क्या? वो चाहता है कि उसकी शिकायत सुनी जाए, प्रॉब्लम आई तो शिकायत भी सुनी जाए ना। लेकिन उसे कोर्ट जाने का समय नहीं है, भाई कोर्ट कौन जाएगा? तब वो क्या किया उसने ई-जागृति जो ये प्लेटफ़ॉर्म है ना, ये जो वर्चुअल हायरिंग कमीशन प्रोसीडिंग ये ई ठीक है? ई-जागृति ये जो आपका प्लेटफ़ॉर्म है, ये भैया उस प्लेटफ़ॉर्म पे गया, ठीक है? अब प्लेटफ़ॉर्म ओपन करता है और ये एक ऐसा डिजिटल मंच है जो पूरी तरह ऑनलाइन है। वहाँ वो अपनी शिकायतें दर्ज करता है, ज़रूरी कागज़ अपलोड करता है और वर्चुअल कोर्ट की सुनवाई के लिए बैठता है। फ़ोन पर उसे रियल टाइम अपडेट मिलती है और वो देखता है कि केस कहाँ तक पहुँचा। इतना ही नहीं, अगर उसकी दादी या कुछ बुजुर्ग है तो वो आवाज़ में बात करने के लिए स्पीच टू टेक्स्ट, ठीक है? उसके लिए भी शिकायत लिख सकते हैं। ई-जागृति की मदद से दूर बैठे लोग, देश में रहने वाले लोग कहीं पे भी अपने भारत के जो अब कंज़्यूमर मामले होते हैं, उसको देख सकते हैं। ये सब इसीलिए किया जा रहा है ताकि हर उपभोक्ता आराम से, आसानी से अपना हक ले सके। तो व्हाट ई-जागृति 2.75 यूज़र्स है। मिनिस्ट्री कौन है इसकी? ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। उसके बाद पर्पस जो मैंने हिंदी में बताया कंज्यूमर फाइल कंप्लेंट टैक्स रखना है स्टेटस का, ओके। और यहाँ पे अगर बात करें तो एनआरआई ओटीपी फीचर इनेबल एनआरआई टू फाइल कंप्लेंट अगर आप नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस हो। उसके बाद कितने 1388 रजिस्टर्ड हुए कंट्रीज एनआरआई फ्रॉम यूएसए, यूके, यूएई फाइल्ड मेजर कंप्लेंट और ज़्यादा कहाँ से आई है कंप्लेंट? गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र, ठीक है? यहाँ सबसे ज़्यादा लोगों ने इसे सराहना किया है और एप्लीकेशन इंस्टॉल करके इसकी टेक्नोलॉजिकल मदद से अपने जो है यहाँ पे प्रोसीजर है वो आगे भी करे हैं। चलिए, आगे बात करते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड फिशरी डे? मैंने बोला था कि वर्ल्ड फिशरी डे कब मनाया जाता है? 21st ऑफ नवंबर। उसकी थीम पूछा है, तो थीम क्या है? इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेंथनिंग वैल्यू एडिशन इन सी फूड एक्सपोर्ट्स, राइट? 21 नवंबर को हमने 2015 से मनाना शुरू किया था। यहाँ पे 21 नवंबर 2025 को हमने ये फिर से यहाँ पे सेलिब्रेट किया है और थीम थी जो आपके सामने है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, क्या चीज़ है ये? ओके, देखिए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी इनॉग्रेटेड द सेकंड एडिशन ऑफ भारतीय कला महोत्सव नवंबर 21 को। कहाँ पे? राष्ट्रपति जो नीलायम है सिकंदराबाद तेलंगाना। 9 डे फेस्टिवल जिसकी थीम थी पश्चिम की पहचान, ठीक है? पश्चिम की पहचान जिसमें दिखाया गया है कि रिच कल्चर हेरिटेज जो वेस्टर्न इंडियन रीजन्स का है इंक्लूडिंग गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा, दादर एंड नागर हवेली। याद रखिए कला महोत्सव, भारतीय कला महोत्सव किन्होंने इनॉग्रेट किया है? वो हुआ है हमारे राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू मैम। और कहाँ हुआ है? जो राष्ट्रपति निलायम सिकंदराबाद हैदराबाद का है, वहाँ पे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, क्या चीज़ है वो देखते हैं। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस देखिए पीआईबी की न्यूज़ है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफिशियल न्यूज़ है, ऑफिशियल डेटा है। क्या हुआ है देखते हैं। देखिए ट्यूबरकुलोसिस आपको पता है कि ये माइक्रोबियम बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसके द्वारा फैलता है और ये आपके लंग्स पे अटैक करता है, ठीक है? टीबी फैलती है जिसमें आपको साँस लेने में बार-बार खाँसी ये सब चीज़ें होती है। 2 तरह की टीबी होती है, पल्मोनरी टीबी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, ठीक है? पल्मोनरी टीबी 2 प्रकार की। इतना डीप में नहीं जाना है। रिपोर्ट आई है। जी हाँ सर, रिपोर्ट क्या आई है? रिपोर्ट क्या आई है? तो ये समझो कि यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ना एक रिपोर्ट दी है। पहले मैं हिंदी में बोलता हूँ, अंग्रेजी में 2 मिनट में समझेंगे। जो कि ट्यूबरकुलोसिस एक बहुत बड़ी बीमारी है जो कि है। लेकिन भारत में बहुत लड़ाई हमने जीती है इस बीमारी के खिलाफ। तो डब्ल्यूएचओ की ताज़ा रिपोर्ट क्या कहती है कि 2015 से अब तक टीबी, ठीक है? वो रिपोर्ट ये कहती है कि 2015 से अब तक हमने इस टीबी बीमारी को 21% तक डाउन किया है। तो हमने गिराया है मतलब पॉजिटिव न्यूज़ है, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा लोग इलाज पा रहे हैं। तो अब आगे बात करते हैं कि नियरली 2024 में ना लगभग कितने लोग भाई? लगभग 92% लोग, ठीक है? 92% लोग जो मरीज़ थे, उन मरीज़ों का इलाज कराया गया है, ठीक है? इसमें डेथ की जो संख्या थी ना वो कम हो गई है। लेकिन एक परेशानी अभी भी है कि दवा, भारत में दवा प्रतिरोधी मतलब टीबी, एमडीआर टीबी, ठीक है? तो ये जो चीज़ होती है ना दवा, है ना? तो ये जो है, ये बहुत ज़्यादा
है, मतलब क्या है कि भारत में दुनिया के जो एमडीआर-टीबी मतलब क्या होता है, दवा प्रतिरोधी मामले बहुत ज़्यादा है, फिर भी मिसिंग केस बहुत कम हो गए हैं, मतलब अब तक पहले से ज़्यादा लोग टीबी के बारे में जानकार है, इलाज लेते हैं, ठीक है? तो वही चीज़ है कि 21% डाउन कर दिया हमने, ठीक है? ये सब चीज़ें हैं। टीबी इज़ अमंग द टॉप 10 कॉज़ ऑफ डेथ ग्लोबली, ठीक है? लीडिंग किलर, ये सब चीज़ें। हाई बर्डन कंट्री, 30 हाई बर्डन कंट्री कौन है? ये आपके सामने इतना नहीं पूछेगा। तो बस याद रखिए कि हमने कितने प्रतिशत तक इसको डाउन किया है, ठीक है? और इसकी रिपोर्ट किसने लाई है? आपकी डब्ल्यूएचओ ने, राइट? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर क्या है आगे? जी हाँ, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अगेन फीफा वर्ल्ड कप की। तो देखिए क्यूरेको, कैप वेर्डे, ठीक है? और ये जो है अंडरडॉग नेशन रीराइट हिस्ट्री विद 2026 फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन। क्यों नाम मैं इसका ले रहा हूँ? देखिए कुछ एक स्टूडेंट है जिनका बहुत अच्छा शानदार डाउट था हमारे चैट सेशन में, डिस्कशन जब हम टेलीग्राम ग्रुप पे करते हैं। तो अगर आपको भी जुड़ना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिंक है, जाइए, क्लिक कीजिए और प्लीज़ जॉइन हो जाइए। उसके फ़ायदे बहुत सारे हैं, मैं आगे बताऊँगा। तो कि इन्होंने हिस्ट्री बनाया है, इन 3-4 कंट्रियों ने क्वालिफिकेशन किया है फीफा वर्ल्ड कप में, मार्किंग अ न्यू एरा ऑफ ग्लोबल फुटबॉल इंक्लूसिव एंड रेजिलियंस। ये क्या है ना, ये जो है ये जो है ना कि ये छोटी कंट्रीज़ है। सर जी क्या है? आप कहना क्या चाहते हो? देखो, ये जो पहला है क्यूरेको, क्यूरेको जो है ये छोटा देश है। छोटा देश बोल रहे हो सर आप, क्या है? तो इसमें पॉपुलेशन वाइज़ ना क्वालीफाई करने वाले छोटे कंट्री है, मतलब अ, क्यूरेको जो सेलिब्रेट किया है उन्होंने जीतने के बाद बाय पॉपुलेशन। तो ये पॉपुलेशन देखिए ना कितनी है, 1,50,000 लोगों का जो देश है। उसके बाद कैप वर्डे सिर्फ 6 लाख लोग और 4.5 मिलियन लोग। तो ऐसी इनकी पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन वाइज़ सबसे पहले नंबर पे जो छोटा देश है उसने क्वालीफाई किया है। तो मुझे सोचिए आपसे एक काउंटर क्वेश्चन करना है, आपसे आपसे आपके इंटेलिजेंस पे कि क्या भारत क्वालीफाई नहीं कर सकता? भारत तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। तो गड़बड़ कहाँ है? ये अपने दिमाग में रखिए, कमेंट बॉक्स में मत कीजिए बट सोचिए थोड़ा। करंट अफेयर्स का पढ़ने का ना एक बहुत सही तरीका होता है, ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम के लिए पढ़िए। सोचिए ना यार कि 1,50,000 पॉपुलेशन वाला देश जब क्वालीफाई कर रहा है, तो हम क्यों पीछे रह जाते हैं? ठीक है, हम कभी-कभी क्वालीफाई नहीं कर पाते, कभी-कभी कर पाते, पर कंटिन्यूटी क्यों नहीं बरकरार रखते? चलिए, टॉपिक से हट के नहीं जाते, अपने टॉपिक पे बने रहते हैं। पर ये क्यूराको का नाम याद रखिए, ठीक है? क्यूराको जो भी है, प्लीज़। ओके, आगे बात करते हैं। जीएफआरए 2025 मतलब ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट की एक रिपोर्ट आई है। क्या हुआ है? देखिए, यहाँ पे भारत को 9वाँ रैंक मिला है, 9th रैंक मिला है। सर 9th रैंक मिला है, ये क्या चीज़ है? देखो, ये जो रिपोर्ट है ना, ये क्या बोलती है? तो रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत अब 9वाँ स्थान, 9th स्थान हासिल कर चुका है फॉरेस्ट एरिया के मामले में। फॉरेस्ट एरिया के मामले में। भारत के पास कुल अब कितना वन क्षेत्र है? लगभग 7.72.7 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है? मिलियन हेक्टेयर, ठीक है? मिलियन हेक्टेयर। याद रखिए, याद रखो। उसके बाद नेट एनुअल फॉरेस्ट एरिया गेन, उसपे हम 3rd नंबर पे है। देखिए, एक 9वें नंबर पे क्या है? इतनी जगह है और 3rd नंबर पे क्या है? इतनी जगह में हमने इतना बड़ा जंगल गेन किया है, तो तीसरे रैंक पे है, राइट? तो याद रखिए कितना है? वो है 3rd रैंक। और अगर हम बात करें कि हमने जंगल जो बढ़ाया है, वो कितने लाख हेक्टेयर में बढ़ाया है? 1.91 लाख, ठीक है? 1 0 1.91, ओके, चलो। तो ये चीज़ है, प्लीज़ याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी ये, क्या चीज़ है? सर आगे बात करते हैं। यहाँ पे एक क्या बोल सकते हो कि वाइल्ड लाइफ सर्वे हुआ है इंडियन वाइल्ड एलिफेंट का, वाइल्ड एलिफेंट। पॉपुलेशन जो है उसकी 18% गिरी है और पहला डीएनए बेस सेंशन हुआ है। एलिफेंट की पॉपुलेशन 2017 में 27,000 थी, 2025 तक कितनी हुई है? 27,000, ठीक है। डिक्लाइन क्या हुआ है? राइट, डिक्लाइन क्या हुआ है? ये याद रखना ज़रूरी है। अब टोटल पॉपुलेशन जो कि आप देख सकते हो कि 27,000 थी, लेकिन अब जो काउंट हुआ है और फाइनल यहाँ पे जो पॉपुलेशन आई है वो है 22,000, ठीक है? 22,446, मतलब देखिए ना 27,000 से हम लगभग 18% तक यहाँ पे गिर चुके हैं। तो ये फाइनल आंकड़ा है। उसके बाद अगर बात करूँ तो मेथड, मतलब देखिए जो डंक होते हैं आपके एलिफेंट के, उसके बाद डीएनए मार्क, ठीक है? उसके बाद ये सब चीज़ें करके करी गई है। उस सर्वे में पाया है कि सबसे ज़्यादा अगर एलिफेंट है तो वो कर्नाटका के पास है, 6,000 उस रीजन में है, ठीक है? टॉप स्टेट।
ठीक है? कि पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे सो और यहाँ पे वेस्टर्न घाट बात मैं ये बोल रहा था कि वेस्टर्न घाट्स जो होते हैं, ठीक है, हमारे कंट्री के, अगर आप इंडिया का मैप देखो तो वेस्टर्न घाट्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, ठीक है? तो वहाँ पे ज़्यादा हाथियों की संख्या पाई गई है और कर्नाटका एज़ अ स्टेट, ठीक है? तो सर ये क्यों जनगणना हुई थी या क्या हमें पता लगाना था? देखिए, इंडिया होस्ट मतलब 60% ग्लोबल एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन, मतलब पूरी दुनिया में 60% एशियन जो आपके एलिफेंट है ना, उनकी प्रजातियां हमारे देश में पाई जाती है, मतलब वो स्पीसीज हमारे अ, इंडिया में पाई जाती है। तो जो सेंसस है ये प्रोवाइड क्या करेगा? अ न्यू साइंटिफिक बेसलाइन फॉर फ्यूचर कंजर्वेशन प्लान। समझो, अभी हमने जो चीते हैं नमीबिया से लाए, फिर उसके बाद हमने और कंट्री से लाए। तो क्यों? क्योंकि जब वो चीता डिक्लाइन हो रहा था, वो खत्म होने की कगार पे था, तो एक ऐसी और प्रजाति खत्म ना हो, तो उसके लिए ये चीज़ हमने किया है और आगे चल के इनकी पॉपुलेशन को घटने नहीं देना है। देखो यार, करंट अफेयर हम लोग पढ़ते हैं, तो कहीं न ऐसे उसको कनेक्ट करो कि एक स्पीशीज़ है, वो खत्म होने की कगार पे थी, तो उसके लिए हमने लेपर्ड का एक प्लान चलाया प्रोटेक्शन का उनको। तो वैसे ही अब हाथियों की जनगणना है, तो इस पे भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं। ओके, क्या है सर ये न्यूज़? देखिए, भारत विश्व का 6 नंबर का सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बना है। पेटेंट मतलब क्या होता है? समझो कि अगर मैंने कोई एक रिंग बनाई है, अंगूठी, इसमें मैंने एक टेक्नोलॉजी लगाई कि इस अंगूठी से आप लोग क्या कर सकते हो? यूपीआई पेमेंट। तो ऐसी टेक्नोलॉजी अगर कहीं दुनिया में नहीं है और मैंने इसको बनाया हो, तो मैं क्या करूँगा? इसका पेटेंट करूँगा। पेटेंट का मतलब ये होता है कि ये मेरे नाम से हो गई, ये टेक्नोलॉजी मेरे नाम की हो गई, इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो एक तरफ इशारा क्या करना चाह रहा हूँ मैं, कि इनोवेशन के दौर में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इंडिया हैज़ बिकेम वर्ल्ड 6th लार्जर पेटेंट फाइलर अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूआईपी रिपोर्ट, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, राइट? सो यहाँ पे याद रखो, नवंबर के मंथ में ये आया है। 64,000 पेटेंट फाइल हुए हैं 2024 में। 55% कमिंग फ्रॉम रेसिडेंट इंडियन इनोवेटर्स। तो भारत के इनोवेटिंग इनोवेटर्स ने ये कहा है। इंडिकेट क्या करता है? स्ट्रॉन्ग शिफ्ट टुवर्ड डोमेस्टिक इनोवेशन। जी हाँ, इनोवेशन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो क्यों हो भाई हम चाइना की टेक्नोलॉजी पे डिपेंड रहे, क्यों जापान की टेक्नोलॉजी पे डिपेंड रहे, क्यों यूएसए की टेक्नोलॉजी पे जापान रहे, मतलब हम उन पे निर्भर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं हमें अपना इनोवेशन बढ़ाना है, ठीक है, उस चीज को लेके है। This achievement is supported by policy reform, growing innovation ecosystem and rise in India's global innovation index। ठीक है, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की अगर बात करें तो 31st से हम 38 रैंक पे आए हैं, राइट? ओके, आगे बढ़ते हैं। सर ये क्या चीज़ है? देखो, टाइम आउट सिटी लाइफ इंडेक्स आता है, जिसमें उन्होंने मुंबई को रैंक किया है कि एशिया की सबसे हैप्पीएस्ट सिटी है और अबू धाबी एज अ वर्ल्ड हैप्पीएस्ट सिटी। वर्ल्ड की कौन है? अबू धाबी। हाँ, उसके बाद एशिया की क्या है? एशिया की हैप्पीएस्ट सिटी है मुंबई। ठीक है, सो टाइम आउट यूनाइटेड किंगडम बेस्ड एक यूके बेस्ड मीडिया लाइफस्टाइल ऑर्गेनाइजेशन को एक पब्लिश करती रिपोर्ट, जिसको हम बोलते हैं सिटी लाइफ इंडेक्स 2025, विच रैंक हैप्पीएस्ट सिटी अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस एशिया अकॉर्डिंग टू 2025 इंडेक्स। जी हाँ, जो मैंने आपको बताया, मुंबई भारत से टॉप किया है। ओके, यही चीज इसमें थी। क्या है? क्या चीज़ है? 89% लोग हैप्पी फ़ील करते हैं मुंबई में रहना। उसके बाद अगर हम बात करें तो 88% जो लोग हैं, वो उसको सीन उनके लिए उनको लगता है कि चीयरफुल सिटी है। उसके बाद बिलीव हैप्पीनेस इन मुंबई हैज़ ग्रोन रिसेंटली। चलो, आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट ऑब्ituaries पूछे जाने की भरपूर संभावना होती है, एक प्रश्न बनता है। उसके बाद ये देखिए, वेटन गांधीयन सोशलिस्ट एंड फ्रीडम फाइटर जी पारिक। क्वेश्चन कैसा बनता है कि ये जी पारिक है, वो कौन से फील्ड से थे? तो उनकी फील्ड थी फ्रीडम फाइटर और सोशलिस्ट थे, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान उन्हें जेल में रखा गया था 1942 में। इमरजेंसी ही रिमेन्ड डिवोट टू सोशल, ठीक है। तो ये चीज याद रखो। अभी जैसे महाभारत के एक फेमस एक्टर है पंकज धीर, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि वो क्या थे? सिंगर थे? तो एक्टर थे, ये पूछते हैं। पद्मश्री सर्जन ठीक है, मातागी रामकृष्णन, ठीक है। तो ये जो बर्निंग वाले केसेस होते भारत देश में, उनको ट्रीट करते थे, ठीक है। तो याद रखिए, कौन से थे? डॉक्टर फील्ड से।
किनको ट्रीट करते थे? जो बर्निंग वाले पेशेंट होते। वेट एन एक्टर, ठीक है? शोले पिक्चर अगर आपने देखो तो असरानी है, ठीक है? 84 के एज में वो पास हुए हैं, ठीक है? चलो आगे बात करते हैं। इंपॉर्टेंट डेज, वर्ल्ड चिल्ड्रन डे नवंबर 20 को मनाते हैं। यूनिसेफ का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताइए। थीम क्या है? इन्वेस्टिंग इन आवर चिल्ड्रन इज इन्वेस्टिंग इन आवर फ्यूचर एंड माय डे माय राइट्स। ओके, नेक्स्ट है नेशनल प्रेस डे। 16 नवंबर को हम मनाते हैं। 17 नवंबर को क्या मनाते हैं? नेशनल एपिलेप्सी डे, ठीक है? तो याद रखो, इंपॉर्टेंट है चीज ये। ये ऐसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है जो इरेगुलर ब्रेन एक्टिविटी और वो दैट रिजल्ट इन सीजर्स, ठीक है? तो ब्रेन से संबंधित है, याद रखो। आगे बात करते हैं, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो जो भगवान बिरसा मुंडा है, जो झारखंड में पैदा हुए, एक ट्राइबल मूवमेंट को लेके आगे चले, तो उनकी हम यहाँ मनाते हैं उनके लिए। सो नेशनल, अगर हम बात करें नेशनल लेवल पे, भगवान बिरसा मुंडा उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे हम ये मनाते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट है, याद रखो। अभी हाल ही में हमने ये जो मनाया है जनजातीय गौरव दिवस, कौन से दिन मनाया जाता है? ऐसा अगर प्रश्न आया तो उसका उत्तर आपको ज़रूर देना है, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट होते हैं ऐसे दिन, तो प्लीज़ प्लीज़ इसको याद रखो। ये मनाया जाता है 15th ऑफ नवंबर, ठीक है? 15th ऑफ नवंबर को। रीज़न में बिरसा मुंडा जी जयंती प्लस उनके ट्राइबल कंट्रीब्यूशन 2021 2021 से हम इसको, ये जो है डे मनाते हैं। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट चीज़ क्या है वो देखते हैं। चिल्ड्रन डे, ठीक है? आप सबका प्यारा दिन होता है। तो चिल्ड्रन डे इंडिया में मनाया जाता है हर साल 14 नवंबर। दिस डेट इज़ फिक्स्ड एनुअली, ठीक है? फिक्स है ये। तो हमारे जो बर्थ एनिवर्सरी है भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है? हू नोन फॉर हिज डीप अफेक्शन टुवर्ड्स चिल्ड्रन एंड वे फॉन्डली कॉल्ड चाचा नेहरू। थीम थी इस साल की, फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। ओके, नेक्स्ट कौन सा डे है सर? नेक्स्ट है वर्ल्ड डे फॉर रिमेम्बरेंस ऑफ फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स, ठीक है? नवंबर 16 को, थर्ड संडे ऑफ हर नवंबर इसको मनाते हैं। स्लोगन इस साल का थीम था रिमेम्बर सपोर्ट एक्ट। याद रखो, ये पूछा जाता है, ठीक है? रोड में जो इंजरीज एक्सीडेंट होते हैं उस तक, उसके लिए मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं? 17 है टोटल, जिसमें आपको याद रखना होगा कि हमारे जो लक्ष्य होते हैं, किसी देश को एक डेवलप नेशन बनना होता है, या डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टैटिक में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं? तो वो है 17। नंबर 1 है नो पॉवर्टी, दूसरा है ज़ीरो हंगर, उसके बाद है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, एजुकेशन क्वालिटी वाला, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, ठीक है? उसके बाद है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, उसके बाद है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, reduce inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institutions, and partnership फॉर गोल्स, राइट? तो ये चीज याद रखिए, इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आप अभी भी आईबीपीएस क्लर्क की एग्जाम मेंस देने वाले हो, तो प्लीज ये मॉक टेस्ट है, 1.2x के ऊपर भी स्पीड में लगा के आप देखो। उसके साथ साथ मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्ले लिस्ट दे रखी है, उसको ज़रूर देखो। एसबीआई क्लर्क का जिसने भी पेपर दिया है, बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आया है कि सर वो बहुत हेल्पफुल थे, प्लीज़ जाके देखिए। एंड हाँ, प्लीज़ हमारे एफर्ट की कदर कीजिए। अगर आपको लगता है कि कंटेंट सही है, एंड कुछ मिस्टेक्स हमसे भी होती है जिसे आप सुधारते हैं, और आपके भी कुछ मिस्टेक्स होते हैं जो हम तक आप पहुंचाते हो, दोनों एक मिक को सपोर्ट करते हैं। सो यहाँ पे हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए, एंड प्लीज़ प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, प्लीज़ आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस पे हम आ गए हैं अभी। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन से पहले हम हमेशा रिवीजन करते हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर मंथ का ये जो आंकड़ा है, देख लीजिए, याद रख लीजिए। उसके बाद यूपीआई ट्रांजैक्शंस, इसको भी एक बार देख लीजिए और याद कीजिए। हर वीडियो में मैं रिवाइज कराता हूँ, ठीक है? नवंबर का डेटा आने का है।
What is the primary focus of Investor Education and Protection Fund Authority IEPFA फाइनेंशियल अवेयरनेस ड्राइव हेल्ड इन करनाल हरियाणा? सर आपने इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी? इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं दी कि वो अगले पेज पे है। सर पहले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। ये जो प्राइमरी फोकस है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी का फाइनेंशियल अवेयरनेस, क्या है प्राइमरी फोकस? देखिए, एम्पावर रूरल वुमेन, जो हमारे महिला है उनको एम्पावरमेंट का। सर क्या चीज़ है ये समझाइए हमको। देखो, सबसे पहले मैं जो बोल रहा हूँ उस पे फोकस करो। आईईपीएफए यानी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी कॉरपोरेशन अफेयर्स मिनिस्ट्री का एक इन्वेस्टर्स के पैसे जो होते हैं ना, उसकी सुरक्षा करता है और लोगों को वित्तीय जागरूकता देता है। अब करनाल हरियाणा में आईईपीएफए की एक बड़ी फाइनेंशियल अवेयरनेस ड्राइव चलाई, जिसका मकसद था लोगों को फर्जी इन्वेस्टर्स या इन्वेस्ट या साइबर फ्रॉड या लोन एप्लीकेशन जो होते हैं ना, लोन के एप्लीकेशन, ऐसे स्कैम से बचाना, सुरक्षित इन्वेस्टिंग करना सिखाना और डिजिटल जो पेमेंट होती है उसकी सुरक्षा बताना। इससे जनता समझदार बने और सुरक्षित तरीके से बचत तथा निवेश कर सके। तो द इन्वेस्टर फंड जो है, ये इसने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आता है, ऑर्गेनाइज किया था फाइनेंशियल अवेयरनेस ड्राइव। मैंने जो अभी हिंदी में बोला, क्या बोला? मकसद क्या था? फर्जी निवेश, साइबर फ्रॉड, लोन एप्लीकेशन स्कैम से बचाना। ठीक है, तो ये सब एम किसको किया था इन्होंने? एम्पावरिंग रूरल वुमेन्स, वुमेन्स के लिए कंडक्ट का हुआ है हरियाणा में। थीम क्या थी? विकसित भारत का पथ पर सक्षम नारी। इनिशिएटिव फोकस जो मैंने अभी बताया, फाइनेंशियल लिटरेसी, प्रमोट सेफ इन्वेस्टमेंट, फॉस्टरिंग डिजिटल इंक्लूजन जो हिंदी में बोला, और वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए ये जो है ज़्यादातर उनको फोकस किया गया। पार्टनरिंग विद सेबी, एएमएफआई, एनसी, एईआर और एचएसआरएलएम। ठीक है, तो ये सब इनके साथ मिलके इन्होंने और उस प्रोग्राम को अच्छे से निभाया है। आगे बात करते हैं। सर ये क्या बला हो गई? इतना बड़ा आपने क्या लाया आरबीआई का? आप ही बोलते सर आरबीआई की न्यूज़ पढ़ाओ। सुनो, क्या चीज़ है? सबसे पहले ना मैं आपको इतना जो डेटा है पढ़ने से पहले ओवरव्यू देता हूँ। सर आपने येलो जो बोल्ड वर्ड किया है इसमें आरबीआई को हाइलाइट किया है, एनपीसीआई को किया है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक को किया है और इसको किया है यूपीआई टीआईपीएस लिंक। सर तो आप तो कुछ बताना चाह रहे हो कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक के बारे में और यूपीआई टीआईपीएस का लिंकेज हुआ है। सही बात आपने समझे। अब समझो कि क्या होता है। समझो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूरोपियन सेंट्रल बैंक के साथ समझौता किया है। राइट? क्या किया है? पढ़ते हैं अंग्रेजी में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस इंटरलिंकिंग द यूपीआई इंटरफेस सिस्टम विद फास्ट पेमेंट सिस्टम ऑफ अदर जुडिरिक्शंस टू प्रमोट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट मतलब एक देश से दूसरे देश में पेमेंट। दिस इनिशिएटिव आर अलाइंड विद G20 रोडमैप फॉर एनहांसिंग क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, फोकसिंग ऑन चीपर, मोर एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट, एसेसिबल रेमिटेंस। ओके, अब असली मुद्दे पे आते हैं। अब पिक्चर में आता है हमारा यूरोप सेंट्रल बैंक। आरबीआई ने एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड हैव बीन एंगेजिंग विद किसके साथ? यूरोपियन सेंट्रल बैंक, याद रखो, ऑन द इनिशिएटिव टू कनेक्ट यूपीआई विद द टारगेट इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट। इसलिए बोलता हूँ यूपीआई और टीआईपीएस का लिंकेज हुआ है। सर क्या चीज है बता रहा हूँ। तो जो टीआईपीएस मतलब यूरोप का इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है। ठीक है, टीआईपीएस कहाँ का है? यूरोप का। तो इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है, इससे भारत और यूरोप के बीच पैसा भेजना और लोन लेना सेकंड्स में होगा। ठीक है, लागत जो कॉस्ट होती है बहुत कम होंगी और विदेशों में भारतीयों को बहुत सुविधाएं मिलेंगी। इससे क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट इंटरलिंकिंग कहा जाता है और ये यूपीआई को ग्लोबल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। जी सर। अब आरबीआई यूपीआई स्टिप्स लिंक के फायदे क्या है? देखिए, इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कुछ ही सेकंड्स में, लो कॉस्ट रेमिटेंस, टूरिस्ट के लिए आसानी से पेमेंट, रुपए यूपीआई का एक्सेप्टेंस बढ़ेगा, डिजिटल इंडिया का ग्लोबल एक्सपांशन होगा, ट्रेड और बिजनेस ट्रांजैक्शन में आसानी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे समझो कि ये काम कैसे करेगा, सिंपल। यूपीआई एप्लीकेशन है, उसके साथ-साथ एप्लीकेशन के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म लगेगा, वो प्लेटफ़ॉर्म है टिप्स, टीआईपीएस। टीआईपीएस प्लेटफ़ॉर्म यूरोप का बैंक और या ई-वॉलेट, ठीक है? इन सब से पेमेंट होंगी, मतलब दोनों देशों का पेमेंट सिस्टम आपस में इंटरलिंक होगा। रेमिटेंस का मतलब क्या था? आसानी से समझो। प्रवासी जो भारतीय पैसे भेजना चाहते हैं, मतलब भारत में पैसे भेजना बहुत आसान होगा। आरबीआई का उद्देश्य क्या था? ग्लोबलाइजेशन ऑफ यूपीआई। यह यूएई, सिंगापुर, मॉरिशस, नेपाल, कतर आदि के बाद यूरोप भारत का सबसे बड़ा यूपीआई पार्टनर बनेगा। ठीक है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अब ये जो यूपीआई टिप्स लिंक क्यों बनाया जा रहा है?
क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को सस्ता बनाने के लिए अभी भारत यूरोप के बीच में पैसे भेजने में 1 से 2 दिन लगते हैं और चार्जेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यूपीआई टीआईपीएस लिंक जो है वो सेकंड में पैसा भेजेगा और बहुत कम शुल्क लगेगा। विदेश में जो भारतीय रहते हैं उनको बड़ा फ़ायदा होगा। यूरोप में रहने वाले भारतीय टूरिस्ट, स्टूडेंट, बिज़नेसमैन सब यूपीआई से यूरो इंस्टेंट पेमेंट कर पाएँगे। तो समझे आप? टिप्स क्या है? टारगेट इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट ये यूरोप सेंट्रल बैंक का रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। ये पूरे यूरो ज़ोन में इंस्टेंट 24/7 पेमेंट करता है। ये यूरोप का यूपीआई जैसा इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफ़ॉर्म है। समझो? और आशा करता हूँ कि मैंने जो जानकारी दी है वो आप समझ गए होंगे। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ पे एक चीज़ हुई है। क्या चीज़ हुई है? सर आगे हमको बताओ। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने साइन किया है एमओयू सिडबी के साथ टू बूस्ट क्रेडिट फ्लो टू एमएसएमईज़। सबसे बात पहले ये हम समझो कि जो एमएसएमई क्या होता है? किसी को आता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको कन्फ्यूज़िंग होता है। तो एमएसएमई बहुत आसान भाषा में समझो, छोटे उद्योग, छोटे व्यापारी, छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या छोटी सर्विस यूनिट जो कम मशीनों में, कम कर्मचारियों और कम पैसों में कारोबार चलाते हैं, राइट? तो सरकार के अनुसार एमएसएमई की आधिकारिक परिभाषा क्या है? माइक्रो, ठीक है? अगर मैं पहले बोलूँ माइक्रो, MICRO, माइक्रो का मतलब क्या होगा? जिसमें इन्वेस्टमेंट कितना होगा? यहाँ पे 1 करोड़ तक होगा और अगर इसका इन्वेस्टमेंट हुआ, तो उसके साथ-साथ उसका फ़ायदा जो कंपनी का हो रहा है, टर्नओवर कितने का कर रही है? ये कर रही है सर 5 करोड़ का। तो माइक्रो पहला शब्द हमने क्लियर कर लिया। सर अब दूसरी बात बताओ, एमएस तो एस का मतलब क्या होगा? स्मॉल मतलब लघु उद्योग हम जिसे बोलते हैं। लघु उद्योग मतलब इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ का, ठीक है? 10 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट वो ले सकते हैं। टर्नओवर कितने का दे सकते हैं? 50 करोड़ का, राइट? ये हो गया। और मीडियम, मीडियम मतलब क्या होता है? मीडियम मतलब 50 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट, ठीक है? 50 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट, ठीक है? 50 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर कितने का हो सकता है? 250 करोड़ तक, ठीक है? तो ये होता है। अब एमएसएमई क्यों ज़रूरी है? देखिए भारत की जीडीपी का अगर आप 30% भारत के जीडीपी का 30% पैसा अगर गिनोगे और देखोगे तो कहाँ से आता है भाई? ये आता है छोटे-मोटे एमएसएमई से, ठीक है? एमएसएमई से, छोटे-मोटे एमएसएमई से। भारत की एक्सपोर्ट कितने प्रतिशत? 48% से 50% लगभग आधा एमएसएमई देते हैं। 11 करोड़ से ज़्यादा लोग एमएसएमई में काम करते हैं। छोटे शहरों और गाँव की अर्थव्यवस्था एमएसएमई पर टिकी होती है। लास्ट में जाते-जाते एक ही चीज़ बताऊँगा, एमएसएमई मतलब छोटे उद्योग जैसे छोटी फैक्ट्री, दुकान, स्टार्टअप या सर्विस देने वाले बिज़नेस। इन्हें 3 भागों में बाँटा गया है, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, ओके? माइक्रो को क्या कहते हैं? 1 करोड़ तक निवेश करता है, स्मॉल वो जो 10 करोड़ तक और मीडियम वो 50 करोड़ तक निवेश करता है। भारत में रोजगार, उत्पादन और निर्यात में एमएसएमईज़ का बहुत बड़ा यहाँ पे योगदान है। तो इसीलिए हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने साइन किया है सिडबी के साथ बूस्ट करने के लिए एमएसएमई सेक्टर्स को, राइट? तो नवंबर 18 की न्यूज़ है, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड सिडबी साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू स्केल अप क्रेडिट फ्लो वर्क कैपिटल सपोर्ट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस, राइट? स्टार्टअप्स को। आगे बढ़ते हैं। क्या चीज़ है सर? बताइए हमको। व्हाट आरबीआई फाइनल अप्रूव किया है पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर मतलब इनवर्ड एंड आउटवर्ड। तो ये क्या चीज़ है? सबसे पहले समझो पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर क्या होता है? पेमेंट एग्रीगेटर वो कंपनी होती है जो व्यापारियों को मतलब मर्चेंट्स को और बैंकों के बीच में पेमेंट को प्रोसेस करती है, राइट? पेमेंट एग्रीगेटर क्या है? ये पेमेंट एग्रीगेटर कंपनी है, राइट? कंपनी है एक, कोई भी कंपनी बोलो, अभी हम पढ़ेंगे क्या है। और उसके बाद ये मर्चेंट्स लोग होते हैं, व्यापारी होते हैं जिनके बड़े-बड़े धंधे उद्योग होते हैं और बैंकों के बीच पेमेंट को प्रोसेस करती है, ठीक है? और बैंकों के बीच प्रोसेस करती है। थोड़ा-सा समझ लेते हैं, कंसेप्ट बिल्ड हुआ, एग्ज़ाम में फोड़ के आ जाओगे। ये हो गए आपके बैंक। बैंक के बाद क्या हो गया? ये पेमेंट, ठीक है? पेमेंट एग्रीगेटर, ठीक है? ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कराते हैं और ये आपके मर्चेंट हो गया। मर्चेंट मतलब यहाँ पे आपके व्यापारी हो गया, ठीक है? सो अब इस व्यापारी को और बैंक से पैसे कराना है, ठीक है? डील कराना है या पैसे लेना है अपने अकाउंट में। तो अब ये जो एप्लीकेशन होगी या ये जो कंपनी होगी ना, ठीक है? ये वो कंपनी है जो ऑनलाइन पेमेंट को कलेक्ट
करके व्यापारी तक पहुँचा दी है। अब इसने बैंक से पैसा लिया, अपने पास रखा और अपने व्यापारी तक पहुँचाया। इसी को बोलते हैं हम पेमेंट एग्रीगेटर। ठीक है? उदाहरण के तौर पे और समझो, जब तुम अमेज़न, स्विगी, ज़ोमैटो या मीशो किसी भी वेबसाइट या एप्लीकेशन पर पेमेंट करते हो, यूपीआई कार्ड, नेट बैंकिंग वॉलेट से, तो तुम्हारा पेमेंट पहले जाता है पेमेंट एग्रीगेटर के पास। तो आपने देखे होंगे रोज़र पे या दूसरी ऐसी वेबसाइट आती है। फिर फिर क्या होता है, वे उसे सुरक्षित तरीके से मर्चेंट यानी दुकान कंपनी के पास भेजते हैं, राइट? तो समझो, और कौन से पेमेंट एग्रीगेटर है सर भारत के पास? देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक पेमेंट एग्रीगेटर सबसे फेमस है, कौन सा है? रोजर पे। रोजर पे है, जी हाँ सर, हमने याद है। उसके बाद एक आता है कैश फ्री। ठीक है, कैश फ्री, कैश फ्री आ गया। फिर उसके बाद अगर आपने पेमेंट अपने यूनिवर्सिटी कॉलेजों की भरी होंगी, तो ये बिल डेस्क। समझो, कंसेप्ट क्लियर करो, कंसेप्ट क्लियर होगा तो पेपर में कोई भी क्वेश्चन है, अब आप रीजनिंग का पेपर सॉल्व करते हो, इतने मॉक लगाते हो, एग्जैक्ट आपके मॉक के जैसे पेपर में क्वेश्चन आते क्या? नहीं। लेकिन उसके टाइप या उसके पैटर्न का अगर क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करोगे? क्रैक करोगे। तो वैसे ही क्या हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दिया है पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर को, जिसका नाम क्या है रिसेंटली? पे ग्लोकल। प्ले ग्लोकल। ठीक है, पे ग्लोकल। कब? नवंबर 2025 में। सिग्निफिकेंस क्या है? एनेबल द प्रोसेस ऑफ डिजिटल पेमेंट अक्रॉस ऑनलाइन, ऑफलाइन एंड क्रॉस बॉर्डर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको अप्रूव क्यों करता है? सर क्यों करता है, इतनी जरूरत क्या है? तो देखो, पेमेंट एग्रीगेटर ग्राहकों का पैसा हैंडल करते हैं, इसीलिए धोखाधड़ी रोकने के लिए, ग्राहक का पैसा सेफ रखने के लिए, साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, कंप्लायंस और केवाईसी पूरी करवाने के लिए, राइट? तो पेमेंट एग्रीगेटर का काम क्या होता है? ग्राहक से पेमेंट लेना, पेमेंट को सुरक्षित रखना, उसको बोलते हैं हम एस्क्रो अकाउंट। जो पेमेंट बैंक के पास से या फिर किसी मर्चेंट के पास से अगर इनके पास आता है, तो उस पेमेंट को क्या बोलते हैं सर? सर उसको बोलते हैं हम ESCROW, एस्क्रो अकाउंट। ठीक है, इस अकाउंट में पैसा जमा होता है। एस्क्रो अकाउंट जब भी आए, ध्यान रख लेना। उसके बाद पेमेंट को व्यापारी तक भेजना और यूपीआई कार्ड, नेट बैंकिंग सबको एक जगह उपलब्ध कराना, राइट? तो सिंपल सा है, अभी जो मैंने बताया याद रखो, पे ग्लोकल। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसको क्रॉस बॉर्डर इसके लिए आपको अप्लाई एप्लीकेशन या उसका जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव किया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है सर? ये बहुत बड़ी चीज है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो क्या है, नवंबर 18 के दिन क्या हुआ है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जिसको हम इन स्पेस कहते हैं, इसरो की सब्सिडरी बॉडी है। ठीक है, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस साइन अ कंट्रीब्यूशन एग्रीमेंट विद स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वेंचर कैपिटल लिमिटेड। ओके जी, होली ओन सब्सिडरी ऑफ सिडबी, अहमदाबाद, गुजरात। एग्रीमेंट एम टू लॉन्च इन स्पेस सिडबी स्पेस वेंचर फंड 1000 करोड़ वेंचर कैपिटल फंड फॉर इंडिया, स्पेस के रिलेटेड जो स्टार्टअप्स होते हैं एंड एंटरप्राइजेस। समझो, अगर अ, मैं भारत का एक टेक वाला बंदा हूँ, मेरे पास कंपनी है, पैसे है, और मैं स्पेस टेक्नोलॉजी में अपने को एक्सपांड करना चाहता हूँ। क्यों नहीं कर सकता मैं? जब अमेरिका में एलॉन मस्क जैसा बंदा नासा के जैसी एक कंपनी स्पेस एक्स खोल सकता है, तो इंडिया में भी ऐसे एलॉन मस्क क्यों ना पैदा हो? तो उसी के लिए ये एमओयू आया है। ये यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा सर, इससे क्या होगा? तो देखो, इससे ये चीज होगी कि भारत सरकार का एक नया स्पेस प्राधिकरण जो प्राइवेट स्पेस कंपनी को अनुमति देता है और स्पेस सेक्टर को खुला करता है, उनके लिए ओपन करता है। इसका काम क्या है? इसरो की टेक्नोलॉजी और सुविधाएं जो प्राइवेट स्टार्टअप्स होते हैं, इसरो उनकी मदद करता है। भारत का स्पेस बिजनेस तेजी से आगे बढ़े, इसलिए वेंचर कैपिटल कंपनियां जैसे इंडियन वेंचर कैपिटल लिमिटेड इन स्टार्टअप्स में पैसा लगाती है और इन स्पेस प्राइवेट स्पेस इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए एक दरवाजा ओपन करता है, राइट? तो याद रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। चलो, वही चीज मैंने बताया, इन स्पेस और आपकी क्या है, SL। ठीक है, SBCL मतलब स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वेंचर कैपिटल लिमिटेड। अगर हम बात करें तो कहाँ पे है? अहमदाबाद, गुजरात। नेम ऑफ फंड क्या है? इन स्पेस सिडबी स्पेस वेंचर फंड। देखो, क्वेश्चन पूछेगा ये फंड का नाम क्या है और पैसे कितने दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये पैटर्न रहा है। अभी नहीं पूछेगा तो कभी तो पूछेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट न्यूज है, कहीं ना कहीं इसके इर्द गिर्द प्रश्न पूछने की संभावना बहुत सारी है। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडिया जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट, जीडीपी का यहाँ पे अनुमान लगाया गया है
फाइनेंशियल ईयर 2026 क्वार्टर 2 के लिए। आईसीआरए क्या है? आईसीआरए इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है भारत की। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो कंपनी, बैंक, सरकारी संस्थाओं को क्रेडिट रेटिंग देती है, यानी किसी संस्था के पैसे चुकाने की क्षमता या वो कितना देश आगे बढ़ता है, ये होती है। अब इन्होंने हाल ही में जीडीपी फ़ॉरकास्ट भी जारी की है, जैसे भारत की आगामी जो तिमाही होती है वित्त वर्ष के लिए जीडीपी प्रोजेक्शन वो किया है, ठीक है? इसका जो हेडक्वार्टर है आप आईसीआरए का वो देख सकते हो न्यू दिल्ली में है। 1991 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, ठीक है? तो ये याद रखो, इम्पोर्टेंट चीज़ है। ओके, नेक्स्ट चीज़ क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक टाई अप हुआ है। तो आरबीएल बैंक ने ल्यूमेरी और नोवा क्रेडिट कार्ड प्रीमियम सेगमेंट लॉन्च किया है। आरबीएल जो बैंक है पहले रत्नाकर बैंक लिमिटेड जाना जाता था। प्राइवेट सेक्टर बैंक था है मतलब एंड लॉन्च इट्स टू न्यू प्रीमियम क्रेडिट कार्ड नेम ल्यूमेरी एंड नोवा। तो किसने लॉन्च किया ये पूछ सकते हैं, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये। आगे बात करते हैं। फेडरल बैंक लॉन्च कल्चरल इनिशिएटिव भारत सूर्योत्सव। तो भारत सूर्योत्सव किसने लॉन्च किया ये पूछने की संभावना बढ़ जाती है। तो फेडरल बैंक का एक कल्चरल प्रॉपर्टी है, ठीक है? मतलब इसे भारत की संगीत और जो नृत्य परंपरा है, म्यूजिकल स्पिरिट को एक शानदार उत्सव के रूप में पेश करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब ये एक इमर्सिव डांस और म्यूजिक फ्यूजन है, ठीक है? फेस्टिवल के रूप से मनाया गया है। पहला एडिशन कब और कहाँ होगा? पहला एडिशन भारत सूर्योत्सव 22 नवंबर 2025 को मद्रास म्यूजिक एकेडमी चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। इसमें कई बड़े प्रसिद्ध कलाकार होंगे, पद्मश्री शोभना, ठीक है? तो ये आप देख सकते हो, शोभना मैडम की फोटो है। उसके बाद अगम बैंड, तो ये कर्नाटिक कर्नाटिक बैंड है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आप देखो कि चारुमाथी, रघुराम और रविचारी जैसे म्यूजिशियंस भी आएँगे, ठीक है? जो फेडरल बैंक का उद्देश्य क्या है? सिर्फ बैंकिंग या मार्केटिंग ही नहीं, बैंक ये फाइनेंस प्लस कल्चर को जोड़ना चाहता है। तो ये चीज़ है, सिंपल सी है, इसको याद रखो। चलो, आगे बढ़ते हैं। ये स्टैटिक की चीज़ है, ठीक है? तो यहाँ से देखो पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं भारत में? कितने भारत में? 12 है। कभी-कभी आपको हेडक्वार्टर पूछते हैं, तो मैंने थोड़ी-सी ट्रिक आपको देना चाहता हूँ। जिस भी किसी बैंक के लास्ट में इंडिया लग गया, समझो, जिस भी किसी बैंक के लास्ट में इंडिया लग गया, तो उसका हेडक्वार्टर हमेशा कहाँ पे होगा? हमेशा होगा महाराष्ट्र। देखिए, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र। तो हमने यहाँ से कितने एलिमिनेट कर लिए? 1, 2, 3, 4, ठीक है? तो ये महाराष्ट्र हो गया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र ही है, तो 5 हमने एलिमिनेट कर दिया। अब बैंक ऑफ बड़ौदा तो आप सेंस लगा ही सकते हो कि हेडक्वार्टर कहाँ होगा सर? बड़ौदा मतलब गुजरात, वडोदरा, ठीक है? थोड़ी देर के लिए अब हम जाते हैं दूसरी तरफ। तो पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब न्यू दिल्ली, पंजाब नेशनल बैंक, उसके बाद न्यू दिल्ली, ठीक है? ये यूको बैंक कोलकाता वेस्ट बंगाल, उसके बाद इंडियन बैंक चेन्नई तमिलनाडु, बैंगलोर में कैनरा बैंक, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा याद रख लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है एंड वाक़ई आपको ये वीकली करंट अफ़ेयर्स का जो पहला वाला भी सेशन है, जो अगर आपने नए देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हो, उसे ज़रूर देखो। एंड ईज़िली वीकली करंट अफ़ेयर्स लेक्चर की पीडीएफ आप परचेज़ करना चाहते हो, तो स्टेप 1 है, ये नंबर है, इस पे मैसेज करना है पीडीएफ 15 अलोंग विथ योर नेम और ₹15 का आपको एक क्यूआर आएगा, उस पे पेमेंट करना है एंड जैसे ही पेमेंट कंप्लीट होती है, आपको अपनी पीडीएफ मिल जाएगी। इम्पोर्टेंट पीडीएफ इसलिए क्यों होती है, आगे आपको बता रहा हूँ। अब हम आते हैं स्टैटिक पार्ट पे। जी हाँ, यूनाइटेड नेशंस के अगर मैं वर्तमान में यूनाइटेड नेशंस के टोटल मेंबर कंट्रीज़ कितने हैं? ये स्टैटिक में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? तो हेडक्वार्टर सबसे पहले अगर हम बात करें तो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। मेंबर कंट्री है 193। उसके बाद हेड कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि 2 ऑब्जर्वर स्टेट है। सर ये कौन है? तो एक है यहाँ पे वेटिकन सिटी वेटिकन सिटी और दूसरा है पैलेस्तीन। ये ऑब्जर्वर है, ठीक है? तो पैलेस्तीन है। 2 चीज़ मैं आपको बताया। सर स्टैटिक भी पढ़ा तो यहाँ पे ये भी था। जो स्टूडेंट लास्ट तक देखेगा उसका फ़ायदा है, ठीक है? जो आधे में छोड़ के गया
भगवान भरोसे रहने वाला है, ठीक है? सो सर हमको हेड इसके जो हेड है इस इंस्टीट्यूशन के याद कैसे रखना है? बहुत ही सिंपल है, अब यहाँ पे फनी ट्रिक्स समझो आपके घर में कोई आंटी सो है फिर से हम आपका एक बार यहाँ पे इनके जो हेड है यूनाइटेड नेशंस के रिसेंटली उनके बारे में बात कर रहे थे, ठीक है? तो यहाँ पे हेड जो है उनको स्टैटिक्स जो क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछते हैं, अब सर ये नाम याद कैसे रखें? ठीक है, आपने तो बता दिया। सो यहाँ पे जो हेड है वो है एंटोनियो ग्यूटरेस। अब यहाँ पे एंटोनियो से थोड़ा-सा सेंस बन रहा है कि हमारे घर में जो आंटी है, ठीक है? हम अगर हिंदी में बात करें तो काकी, चाची, ठीक है? तो ठीक है? ये जो एंट है तो इससे आप आंटी को रिलेट कर सकते हो आपके घर से। तो देखिए, यहाँ पे कौन है? यहाँ पे एक है आंटी जी बैठे हैं जो यूनाइटेड नेशंस को सँभालते हैं। सो कनेक्ट विद दैट डॉट एंड यू विल गेट द आंसर एंटोनियो ग्यूटेरेस, ठीक है? अब नेक्स्ट जो न्यूज़ है रिसेंट जब हम ये लेक्चर बना रहे थे तो तुरंत एक अपडेट आई कि अरुणाचल प्रदेश का एक डाओ है। डाओ मतलब क्या होता है कि एक ट्रेडिशनल वो हैंड क्राफ्टेड ब्लेड है, ठीक है? ये देखिए ये जो हाथ से बनाई हुई ना हैंड क्राफ्टेड ब्लेड है और वहाँ पे की कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ उसको यूज़ करती है, तो उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशंस मिला है, ठीक है? जीआई टैग। तो अरुणाचल प्रदेश की लेटेस्ट जो जीआई टैग है वो कौन-सी है? डाओ, ठीक है? उन्होंने रिसीव किया है, ठीक है? एंड मार्किंग अ मेजर माइलस्टोन इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द स्टेट इंडिजिनियस क्राफ्टमैनशिप। आगे बढ़ते हैं, अगला इंस्टीट्यूट कौन-सा है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ओके? नेक्स्ट हम बात करें, सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे? स्विट्ज़रलैंड, जेनेवा। अ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेड कौन है और मेंबर कंट्रीज कितनी है? ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, राइट? सो यहाँ पे हम बात करते हैं कि डब्ल्यूएचओ के जो हेड है वो कौन है? वो है डॉक्टर टेड्रोस एडहानम गैब्रियोस। बहुत लंबा नाम है, याद हो सकता है। मेंबर कंट्री याद रखो, 194 सदस्य है। अब यहाँ पे डॉक्टर टेड्रोस, तो कहीं ना कहीं सेंस आ रहा है कि यहाँ से हम टेड्रोस टेडी बियर डॉक्टर टेडी बियर से रिलेट कर सकते हैं। लेकिन रिसेंटली उसके पहले ट्रिक के जाने के ऊपर recently the United States and Argentina announced their intent to withdraw from the World Health Organization in early 2025. Is it correct? सर क्या आप हमको बता रहे हो सही है? प्रश्न पूछा जाता है। हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स और अर्जेंटीना, ठीक है? अर्जेंटीना ने इसको विथड्रॉ किया है, ठीक है? पैसे जैसे आप बैंक से पैसे निकालते हो, तो उन्होंने डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब यूएसए से 20 जनवरी को 2025 को डोनाल्ड ट्रम्प ने एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर होता है, जब भी विथड्रॉ होता है ना, एक होता है एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर नंबर 14 155, ठीक है? इस पे साइन करना होता है विथड्रॉ के लिए। तो ये 12 महीने की प्रक्रिया है, इसका मतलब ये है कि अलग होना तुरंत नहीं बल्कि समय लगेगा। अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति है ज़ेवियर माइली, इन्होंने 5 फरवरी को घोषणा की है कि अर्जेंटीना डब्ल्यूएचओ छोड़ देगा, ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 2 स्टेट है जिन्होंने विथड्रॉ किया है, ठीक है? उसके बाद टेडी बियर की हम बात कर रहे हैं, तो टेडी बियर कौन होते हैं? देखिए ये है हमारे डॉक्टर टेड्रोस एडहानम गैब्रियस। अगर आपको मेरी ट्रिक्स पसंद आ रही है तो ज़रूर लास्ट तक लेक्चर देखिए, आपके लिए और भी सरप्राइज़ है। तो डॉक्टर टेडी बियर एंटी जी कहाँ पे है? यूनाइटेड नेशन। उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में कौन है? टेडी बियर, ओके? तो टेड्रोस एडहानम गैब्रियस विद रिस्पेक्ट टू इनके नेम। इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी सर बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। क्या है? रिसेंटली अ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? उनकी सारी डिटेल्स दो, मतलब ऐसा आपको पूछा जाता है, ठीक है? तो रिसेंटली सबसे पहले हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? लॉज़ेन, स्विट्ज़रलैंड। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्रिस्टी कोवेंट्री इनका नाम है, ठीक है? तो सर ये नाम कैसे याद रखें? इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी का जो प्रेसिडेंट है, तो पूरा नाम क्या है इनका? क्रिस्टी लैंग कोवेंट्री सेवर्ड। तो सर इनको तो हम एक हमारे भारत के सुप्रसिद्ध एक्टर हैं, कौन है सर? कैटरीना कैफ, ठीक है? तो कैटरीना कैफ से याद रखो, कैटरीना कैफ कहाँ पे जाती है? स्कूल्स में जाती है, ठीक है? तो कॉन्वेंट में जाती है, छोटे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? कॉन्वेंट में। तो किस्टी जाती है कॉन्वेंट में, ठीक है? तो ये याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका जो करियर है ना, ये स्विमिंग से जुड़ा है, ठीक है? स्विमिंग से करियर जुड़ा है। बैक स्ट्रोक, इंडिविजुअल में मेडल्स जीते हैं। ओलंपिक में इन्होंने कुल 7 पदक जीते हैं, 2 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, ठीक है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो याद रखो इनको मार्च 2025 आईओसी मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी का हेड चुना गया है, राइट? चलो, और थॉमस बैच, ठीक है? इसके इनके पहले कौन थे? तो ये अम, थॉमस बैच थे, ठीक है? थॉमस यहाँ पे बैच जो कौन से थे? फेंसिंग गेम से डिज़र्व करते थे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला चीज़?
सर ओलंपिक्स के लिए याद करवा दो, बहुत अच्छी ट्रिक है देखिए। बीजेपीला इंपॉर्टेंट है। बीजेपीला का ट्रिक क्या है देखिए, बीजेपी मतलब हर 4 साल में ओलंपिक होते हैं, ठीक है? हर 4 साल में ओलंपिक होते हैं। और हम अगर यहाँ पे बात करें तो समर ओलंपिक हर 4 साल में होते हैं। तो 2016 में ब्राज़ील में हुआ था, तो ब्राज़ील से हमने बी निकाल लिया। 2020 में कहाँ हुआ था? जापान में, तो जे निकाल लिया। 2024 में हुआ था पेरिस, तो वो पी निकाल लिया। 2028 में आने वाले जो समर ओलंपिक्स हैं वो कहाँ पे होंगे? लॉस एंजेलिस। उसी के साथ-साथ देखिए 2026 में विंटर ओलंपिक्स कहाँ पे होने वाले हैं? मिलान कॉर्टिनिया, इटली। 2028 में कहाँ पे होने वाले हैं? लॉस एंजेलिस समर ओलंपिक्स, मैंने याद करवा दिया 2028। 2030 में फ्रेंच एल्प्स में विंटर ओलंपिक्स अगेन, फिर समर ओलंपिक्स अगेन ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, और सॉल्ट लेक सिटी यूएसए में विंटर ओलंपिक्स। ये याद रखना भाई, पूछता है। अब हमने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात की है, इसके साथ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की भी बात करना ज़रूरी है। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो हेड है, वो है आपके पीटी उषा मैडम, राइट? पीटी उषा। अम, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे जो पीटी उषा मैडम है, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? सो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ क्वेश्चन कि स्टैटिक का। तो पीटी उषा कौन है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के हेड, प्रेसिडेंट है। अगर हम बात करें तो पीटी उषा के जो ऑटोबायोग्राफी का नाम है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही नाम फेमस है उस बुक का। प्लीज़ गूगल पे सर्च करिए और मुझे बताइए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी हमने एक मैडम का नाम देखा था कि क्रिस्टी कॉवेंट्री कहाँ जाते हैं? कैटरीना कैफ कॉन्वेंट में जाते हैं। कॉन्वेंट में जाते हैं तो कैटरीना कैफ कॉन्वेंट में जाती है, तो हमने रिलेट किया था क्रिस्टी कॉवेंट्री। उसी के साथ-साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हेडक्वार्टर कहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ये यहाँ के एमडी हैं, ठीक है? मैनेजिंग डायरेक्टर हेड। अ अ, हम बात करें कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के टोटल मेंबर कंट्रीज कितने हैं? तो ये टोटल मेंबर कंट्री आपके सामने है। यहाँ पे टोटल मेंबर कंट्री अगर देखें तो थोड़ा कंफ्यूजन है। किसी डेटा में 190 और किसी डेटा में 191 है। सो रिसेंट जो डेटा है वेबसाइट पे जो दिखा रहा है वो है 191। इसे प्लीज़ आप रीचेक कर लीजिएगा। देखिए मैं भी डेटा निकाला, लेकिन वहाँ पे टोटल बताया गया है कि आईएमएफ में 190 मेंबर्स है, ठीक है? तो मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है रिसेंटली? ये है आपके क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, और वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, राइट? चलो। अ, अब याद कैसे रखें सर? तो अगेन कैटरीना कैफ तो याद ही रख रख सकते हो आप। तो कैटरीना कैफ से 2-3 चीज़ें आप डायरेक्ट लिंक कर सकते हो। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज़ क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, मतलब कैटरीना कैफ। ओके। सर ये क्या दिखा रहे हो आप? तो देखिए यहाँ पे आईएमएफ मतलब मॉनेटरी फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर जो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है, उन्होंने एक अपॉइंटमेंट प्रपोज़ किया है। क्या है? डैनियल कैट्स। तो फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर होने वाला है रिसेंटली। ठीक है? ये गीता गोपीनाथ जो इंडियन ओरिजिन के थे, ये आईएमएफ को जॉइन किया था, लेकिन अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वापस एज़ अ प्रोफ़ेसर के रूप में जा रहे हैं। ठीक है? ओके। सर आगे बात करते हैं। अ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, इनके डायरेक्टर जनरल कौन है? और मेंबर कंट्रीज़ कितना है? इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, फूड एंड जो एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम, इटली। ओके। इसमें कितने देश हैं? तो सेम यहाँ पे कंडीशन होती है, वो फ्लैक्चुएट इन 2 में हो रहा है, 194 195, बट 195 यहाँ पे मेंबर करेक्ट है, ठीक है? तो मेंबर्स के ऊपर कभी भी लेस क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि देखिए ना अभी डब्ल्यूएचओ में अमेरिका ने अपना विथड्रॉल कर लिया। ऐसे बहुत सारे फ्लक्चुएशन आते हैं, उसपे क्वेश्चन नहीं बनते। लेकिन जो स्थायी है, जो यहाँ पे परमानेंट है, वो क्या है? डायरेक्टर जनरल है, हेडक्वार्टर है, इस पे नाम आता है। तो अब देखो, क्यू डोंग यू। सर क्यू डोंग यू, क्यू डोंग यू से कैसे याद रखें? तो यहाँ पे डोंग यू से आपको डॉग याद आ रहा होगा। मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, अपने को मार करना है। तो आपके घर में क्या हो रहा है कि आप डॉग लवर हो, लेकिन आपके घर में क्या हुआ? आपने डॉग ला लिया विदाउट परमिशन ऑफ योर पेरेंट्स। तो आपके मम्मी ने बोला कि क्यों डॉग लाया, क्यों डॉग लाया? सो याद रखो, क्यू डोंग यू ये जो है यहाँ पे आपके एफएओ के डायरेक्टर जनरल है। ओके, चलो। ओपेक, ठीक है? ओपेक क्या है सर? देखिए, ओपेक है
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो पेट्रोल का एक्सपोर्ट करते हैं, इसका हेडक्वार्टर है वियन्ना, ऑस्ट्रेलिया। हेड कौन है? हैतिम अल गैस। सर नाम थोड़ा अटपटा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना, आप जी के पावर अप पे हो, यहाँ पे हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। कुछ मैं आपसे सीखता हूँ और कुछ आप मुझसे सीखते हो। तो सर आपने बचपन में जिसने ये सीरीज देखा है, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हातिम जो सीरीज है आपने देखा है, हातिम एक सीरियल आती थी, तो हातिम से याद रखो, हातिम कहाँ पे रहता है? ओपेक में। मतलब जो फर्स्ट कुवैत है यहाँ पे, कुवैत के पहले सदस्य, उनको इलेक्ट किया गया है सेक्रेटरी जनरल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ओपेक, हाँ, हातिम अल गैस, राइट, याद रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। यूनिसेफ बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यूनिसेफ के हेड कौन है, ये ये पूछा जाता है। सो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यूनिसेफ के हेड है कैथरीन रसेल। तो मेरे भाई, जो भी यूनिसेफ के हेड याद रखना चाहता है वो मेरे साथ जुड़े रहिए। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड इसका फुल फॉर्म है। और कैथरीन रसल को याद रखना है तो सबसे पहले देखिए, एक कैटरीना कैफ, जो मैंने कॉमन एक यहाँ पे एक्ट्रेस है उसको लिया है। और ये पीडीएफ जब आप परचेज करोगे और रिवाइज करोगे तो आपका एक स्टैटिक जनरल अवेयरनेस पार्ट भी कवर होगा। जो हम पेड बैच में पढ़ाते हैं वो यहाँ पे फ्री में मिल रहा है। मतलब 15 रुपए एक चाय के कप से भी कम पैसों में। बाकी इच्छा आपकी है, वीडियो पूरी देखिए, कोई मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बट आपके लिए ही बोल रहा हूँ। बाकी सब सर्विस तो फ्री ही है। कैथरीन रसल को याद रखना है तो आंद्रे रसल जो भी यहाँ पे आईपीएल को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो ये बंदा सबको पता है केकेआर से खेलता है, और ये तो सबको ही पता है। तो कैटरीना कैफ आप याद रखिए, जुड़िए उनसे, कैटरीन रसेल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका हेडक्वार्टर है द हेग, ठीक है, नीदरलैंड्स में। और इसके जो हेड है यूजी इशावा। सर ये यूजी इशावा, इशावा से क्या कनेक्ट करें सर हम? तो देखिए यहाँ पे ईश्वर से कनेक्ट कीजिए, ठीक है, ईश्वर भगवान। तो यूजी इशावा, अगर आपको नाम याद आता है तो बिल्कुल टेंशन की बात नहीं, हमारा मकसद है मार्क एग्जाम में लाना, परीक्षा पास करना। तो यूजी इशावा को प्लीज कनेक्ट करिए आपके ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हेड है। ओके, यूनेस्को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत में टोटल कितनी यूनेस्को साइट्स है रिसेंट में। फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। और यहाँ पे हेड है ऑड्रे अजोले। सर इसको कैसे याद रखे, टेंशन मत लो, आगे बात करते हैं। ये डेटा मुझे वेरीफाई कर दीजिए कि ये सही है क्या नहीं, क्योंकि हो सकता है कि मैं जो डेटा दे रहा हूँ आपको थोड़ा फ्लैक्चुएट हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो टोटल साइट्स ऑफ यूनेस्को इन इंडिया, जिसका मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो वो यहाँ पे सही है, ठीक है। तो 44 यूनेस्को साइट्स हैं, अभी भी जो मैंने आपको होमवर्क दिया वो यही बताया। लेकिन मेरा प्रश्न ये था कि लेटेस्ट में जो साइट ऐड हुई है उसका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार कर रहा हो, वहां पे जरूर बताइए। एंड्रयू एजोले यहाँ पे हेड है, यूनेस्को का फुल फॉर्म बताया, हेडक्वार्टर बताया, और टोटल साइट्स कितने हैं भारत में? 44। अब ये उसका आंसर है, लेकिन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जल्दी से स्लाइड देखो, कम से कम पढ़ के कमेंट तो करना सीखो, ठीक है। चलो, सो नेक्स्ट अगर बात करें हिमाचल प्रदेश का कोल्ड डेजर्ट, ठीक है, जिसको कोल्ड डेजर्ट को बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क और बायोस्फीयर रिजर्व, भारत की 13वीं साइट बन चुकी है ये, राइट। अगर हम बात करें तो पिन वैली नेशनल पार्क, किब्बर वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क, ये प्रोटेक्टेड है एंड इट इज होम अराउंड 12,000 पीपल, ठीक है। तो ये याद रखो कि हिमाचल प्रदेश की जो कोल्ड डेजर्ट है वो बायोस्फीयर रिजर्व घोषित यहाँ पे होगा है, मतलब यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में जुड़ा है, ठीक है दोस्तों। सो नेक्स्ट जो है यहाँ पे कॉप समिट की बात कर रहे थे, हाल ही में जो हुआ है। तो कॉप समिट की हम बात करें तो अगले लेक्चर में मैं पूरे समिट्स इस ऐसे वीकली करंट अफेयर में लाऊंगा। तो जैसे जैसे हमारी सीरीज चलेंगी, अगर आप वीडियो को देख रहे हो पूरा और वीडियो को लाइक करके छोड़ रहे हो, लेकिन दूसरा काम मैंने बताया कि अगर आप ज़्यादा लोगों तक शेयर करते हो तो यूट्यूब वीडियो को रिकमेंड करता है, हमको भी चांस देता है कि इस वीडियो को वायरल होने के। और हाँ, अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो फिर ये वीडियो ज़्यादा लोगों को दिखती है। तो प्लीज़ इतना काम मेरे लिए कर दीजिए।
ठीक है? तो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहाँ-कहाँ हुई है? देखिए, रिसेंट की हम बात करें 2025 तो बेलम ब्राज़ील में हुआ है। 2000 अगर 21 की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया 2026 में होने वाला है, 27 नाइजीरिया में, 33 वाला जो एडिशन है वो भारत में होने वाला है, राइट? तो याद रखिए, तो 24 का जो था अज़रबैजान बाकू में था। रिसेंटली एक जी20 समिट हुआ है। तो जी20 समिट कब हुआ, कहाँ हुआ, इसकी डिटेल्स मैं आपको अभी बता रहा हूँ, जो मैंने इस स्लाइड में ऐड नहीं किया है, ठीक है? तो याद रखिए जी20 समिट जो है ये जो समिट है 23 और 22 नवंबर 22 और 23 नवंबर को जो जी20 समिट हुआ है इस साल का, वो कहाँ हुआ है? ये हुआ है आपका साउथ अफ्रीका, ठीक है? ये हुआ है साउथ अफ्रीका, ठीक है? ये हुआ है साउथ अफ्रीका। उसके बाद मैं बात करूँ, ये साउथ अफ्रीका में सर कहाँ पे हुआ है? तो सर ये साउथ अफ्रीका में हुआ है जोहानिसबर्ग, ठीक है? जोहानिसबर्ग, ये प्लीज़ याद रखो, जिस समय वीडियो बन रही है उस समय के करंट अपडेट है, राइट? इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी सर अ, यूनिटी, राइट? याद रखिए यूनिटी। उसके बाद थी इक्वलिटी, ठीक है? इक्वलिटी। उसके बाद क्या थी? सस्टेनेबिलिटी, ठीक है? सस्टेनेबिलिटी। तो ये इसकी थीम थी। ये पूछा जा सकता है जो मैंने अभी आपको बताया। डिटेल्स में अगले लेक्चर में बिल्कुल बात करेंगे। सर होमवर्क आपके लिए मैं दे रहा हूँ, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है? ये मुझे यहाँ पे बताइए। बाकी सब हेडक्वार्टर्स मैंने आपको बता दिया कौन से कहाँ पे है। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट करंट स्टैटिक की। तो वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है? देखो, आपको अब एक एक्टर को याद रखना है, अजय देवगन। तो अजय बांगा, ठीक है? अजय बांगा ये आपके वर्ल्ड बैंक के हेड है। कौन से नंबर के हैं वो मैंने बताया। भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जो 26 नंबर के बने हैं, तो वो है संजय दत्त, नहीं संजय मल्होत्रा। एक्टर से याद रखिए, हमारे पढ़ाने का तरीका अलग होता है। तुहिन कांता पांडे ये क्या है? 11th सेबी चेयरमैन है। जी हाँ, तो देखिए तुहिन कांता पांडे तो आपने अगर सलमान खान की मूवीज देखा हो तो चुलबुल पांडे पांडे जी इज बैक। सो अगेन नई अपॉइंटमेंट आई है। तो मधाबीपुरी पूछ को जब रिप्लेसमेंट हुआ है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तो उस समय तुहिन कांता पांडे जी की एंट्री होती है सेबी में, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब दोस्तों, सीपी राधाकृष्ण हमारे भारत के नए वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। तो याद रखिए भगवान जी का नाम। तो राधा कृष्ण जी की जो जोड़ी है वो कहाँ पे बनी है? अब हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। विथ रिस्पेक्ट टू गॉड एंड विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन, किसी की भावनाओं को यहाँ पे हम आहत नहीं पहुंचाना चाहते। हमारा मकसद है कि आप ट्रिक्स के द्वारा याद रखिए। ओके, सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के गवर्नर है, ठीक है? थे, मतलब जब वो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं उसके पहले वो महाराष्ट्र के क्या थे? गवर्नर थे। तो याद रखना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? तो एमएच महाराष्ट्र के वाइस प्रेसिडेंट फिर वो बने इलेक्शन से, तब उसके पहले ये गवर्नर थे महाराष्ट्र के। राधा कृष्ण जी की जोड़ी है, कहाँ पे है? गवर्नर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है? ओके। अगर दोस्तों ये लेक्चर आपको पसंद आया है, मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। एंड हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिए। इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक पहुँचती है, पीडीएफ्स के अपडेट आप तक पहुँचते हैं। एंड हाँ, अगर आपको ये लगता है कि ये पीडीएफ आपको लेनी चाहिए, तो मैंने इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल दिए हैं कि कैसे आप इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। नंबर भी शुरू के वीडियो में दिए हैं। तो प्लीज़ अगर आपको चैनल और हमारी वीडियोस पसंद आती है, तो प्लीज़ वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। एंड एक जो रिक्वेस्ट मेरी हमेशा रहती है कि सब्सक्राइब आप करते नहीं हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेस लेक्चर। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द।